हाँ, नमस्कार जी। प्रणाम गुरु जी। बहुत बहुत आशीर्वाद। अच्छा देखिए, आज हम जो हम करने जा रहे हैं इसमें हम पूरी तरह से के एन राव साहब को फॉलो करने जा रहे हैं। हमने जो है इंडियन काउंसिल ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेज में हमने इंडियन काउंसिल ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेज में हमने डॉक्टर बीवी रमन के मेथड को फॉलो किया था, लेकिन उस मेथड को पाराशा लाइट ने नहीं फॉलो किया। असल में क्या है कि जैमिनी ज्योतिष के अंदर चूंकि सूत्रों में सब कुछ लिखा हुआ है, तो उसके इंटरप्रिटेशन के कुछ अखाड़े से बन गए हैं। अखाड़े का मतलब होता है कि जैसे पंडित संजय रथ का एक ने अपना ही एक मॉडिफाइड वर्जन बना दिया है। डॉक्टर बीवी रमन ने इंडियन काउंसिल ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेज की उन्होंने स्थापना की थी, तो उनका बीवी रमन साहब का अपना एक खुद का मेथड चल रहा था। इसी प्रकार से के.एन. राव साहब जिन्होंने कि करीब करीब 50,000 कुंडलियों पे भारतीय विद्या भवन के डायरेक्टर के रूप में रिसर्च की थी अपने स्टूडेंट्स और अध्यापकों के द्वारा, तो उन्होंने जो चर दशाओं का कैलकुलेशन और अंतरदशाओं का प्रत्यंतर दशाओं का कैलकुलेशन का मेथड निकाला, वो सबसे ज्यादा कारगर क्यों हुआ? क्योंकि वो इवेंट्स के साथ में टैली करते हुए चले गए। तो इसका मतलब है कि बाई इवेंट्स उनको लगा कि ये मेथड सबसे ज्यादा कारगर है। तो आज के.एन. राव साहब के जो फॉलोवर्स हैं वो मैक्सिमम है। अब यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा एक ये प्रॉब्लम बाद में आएगी कि मैं चूंकि क्लास को कंफ्यूजन में नहीं डालना चाहता, तो मैं इनका पंडित संजय रथ का या विस्टी लार्सन का इनका मैं नहीं मेथड्स अडॉप्ट करूंगा। लेकिन हाँ, जो उन्होंने मोती दिए हैं राजयोगास के रूप में, वो मैं पंडित संजय रथ के ही उससे पढ़ा लूंगा। इसी प्रकार से आयुर्दाह पे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है पंडित संजय रथ ने, तो आयुर्दाह का विषय जो है हम वहीं से उठाएंगे। के.एन. राव साहब ने आयुर्दाह पे उतना काम नहीं किया है, मतलब लॉन्जिविटी ऑफ स्पाउस, लॉन्जिविटी ऑफ चिल्ड्रन, लॉन्जिविटी ऑफ सेल्फ, इसके ऊपर उतना काम नहीं किया है, तो हम मुझसे नहीं लेंगे। तो जहां से भी हम ना चुनिंदा जहां से हमें मोती मिलेंगे वहां से हम उठा के इस क्लास को, अभी क्लास को एक आश्चर्य ये हो रहा होगा कि जो दशाएं जो हैं सॉफ्टवेयर में आ जाती हैं, तो उन दशाओं को इतना कैलकुलेशन आपको क्यों सिखाया जा रहा है? क्योंकि मेरा आपसे वादा क्या था? मेरा वादा था कि मैं आप लोगों को विद्वान बनाऊंगा अपने विषय में, और जब आप एक शिक्षक के रूप में मैं आपको डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूं, तो एज ए शिक्षक और मास्टर ऑफ द सब्जेक्ट, एवरी वन ऑफ यू इज सपोज टू नो द रूट्स ऑफ द सब्जेक्ट। हर एक को ये मालूम होना चाहिए कि दशाओं का कैलकुलेशन कैसे होता है। कल को आप कुछ लोगों को आप ट्रेनिंग देंगे, सिखाएंगे जैमिनी ज्योतिष, क्योंकि आपको कुछ समय के बाद में ये बहुत भाने लगेगा। कुछ क्लासेस आगे निकलने पे आपको ये समझ में आ जाएगा कि सभी ज्योतिष की विधाओं में सबसे आसान प्रिडिक्टिव साइंस जो है वो जैमिनी की है। उस समय जब आप लोगों को पढ़ाएंगे, सिखाएंगे, तो उस समय अगर आपको कैलकुलेशंस के बारे में नहीं पता होगा, तो फिर आपकी थोड़ी भत पिटने के चांस है। और उसमें ना गुरु का सबसे बड़ा अपमान होता है, क्योंकि जिस परंपरा से आप चलते हैं उस गुरुमुख की परंपरा पे भी एक बद्दा दाग लगता है कि आपको आपके गुरु ने सिखाया नहीं। तो आप थोड़ा पेशेंस रखें, इसलिए आपको ये कैलकुलेशन भी सिखाई जा रही है। और कैलकुलेशन इतने सुग्राही रूप से सिखाई जाएंगी, इतने बार बार सिखाई जाएंगी कि आप मन में कैलकुलेट कर पाएंगे। अब देखिए, हम विषय वस्तु को आगे बढ़ाते हैं। के.एन. राव साहब ने कहा है कि सव्य अपसव्य के को आप देखते हैं महादशा की कैलकुलेशन में, और जो ईयर ऑफ दशा के हैं उसके लिए आपने संपाद और विसंपाद या सव्य अपसव्य राशियों को देखना है। तो उन्होंने जो है ईयर ऑफ कैलकुलेशंस में तो कोई भी परिवर्तन नहीं किया है, जो मैंने आपको समझाया था उसी के अनुसार वो चले हैं। तो पहले जिस चीज में उन्होंने वेरिएशन नहीं किया है उस विषय को हम यहाँ समाप्त करते हैं। ईयर्स कैलकुलेट करने में उन्होंने कहा है कि ऋषि जैमिनी ने राशियों के 4 जोड़े बनाए हैं। सव्य राशियां कौन सी हैं? 1, 2, 3 और 7th फ्रॉम देयर, 7, 8, 9, ये सव्य राशियां हैं। और जो अपसव्य राशियां हैं जिनमें कि बैकवर्ड
और एंटी जोडाइकल कैलकुलेशन होता है, वो राशियां हैं 4, 5, 6 और 10, 11, 12। तो उन्होंने कहा कि जब आप दशा के ईयर्स कैलकुलेट करते हैं तब आपने उसी राशि पे फोकस करना है। अगर राशि जो है ऑड ग्रुप की है, और ऑड का कॉन्सेप्ट जो है महर्षि जैमिनी ने बहुत आसान बना दिया है, मेजोरिटी रूल पे आधारित है। 1, 2, 3 में 1 और 3 राशि चूंकि ऑड राशि है तो 2 को भी ऑड ग्रुप में ले लिया गया है। 4, 5, 6 में 4 और 6 इवन राशियां हैं तो 5 को भी इवन लिया गया है। 7, 8, 9 में 7 और 9 ऑड साइंस हैं तो 8 को भी ऑड साइन में लिया गया है। 10, 11, 12 में 10 और 12 इवन साइंस हैं तो 11 को भी इवन साइन में लिया गया है। तो दशा के ईयर के कैलकुलेशन में आपने उस राशि पे ही फोकस करना है। जिस राशि का आपने दशा ईयर निकालना है उसके लॉट तक आपको काउंट करना है, माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन 1 ईयर। अब काउंट करने की जो परंपरा है वो आपको अब मालूम चल गई है कि ऑड राशियों का जो ग्रुप है उसके अंदर जोडाइकल काउंटिंग होती है। जोडाइकल काउंटिंग का मतलब है कि अगर वो राशि मेष है तो मेष के बाद में वृष आएगी, दूसरे भाव की आएगी, तीसरे भाव की आएगी, चौथे, पांचवें, छठे उनमें पड़ने वाली राशियों की आएगी, जैसे कि आप अमूमन कैलकुलेशन करते हैं। अगर ये इवन ग्रुप की राशियां हैं जैसे 4, 5, 6 हैं तो इसमें लॉर्ड की जो पोजीशन है ये पिछली राशि को मतलब एंटी जोडाइकल चलेंगे आप। यानी कहने का मतलब है कि पहले आप जो है 12वें भाव की राशि, फिर 11वें की, फिर 10वें की, 9वें की, 8वें की, 7वें की, इस तरीके से एंटी जोडाइकल आप काउंट करेंगे। अगर आपको उस राशि को देखकर अगर आपको एंटी जोडाइकल नहीं समझ में आ रहा है तो उस राशि को आप लग्नवत कर लीजिएगा। अगर आपने लग्नवत कर लिया तो आपको दशा के ईयर्स कैलकुलेट करने में आसानी होगी। दूसरी बात उन्होंने कहा है कि ड्यूअल लॉर्डशिप के केस में थोड़ा आपको समझने की जरूरत है। एक तो इसके पूर्व में उन्होंने कहा है जिस राशि का स्वामी राशि में बैठेगा तो राशि को 12 वर्ष की दशा मिलेगी विदाउट एनी स्टैंडर्ड डिडक्शन, यानी उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन 1 वर्ष का नहीं होगा। जो तीसरी बात उन्होंने बोली थी वो ये है कि ड्यूअल लॉर्डशिप की 2 राशियां हैं, एक है स्कॉर्पियो, दूसरी है कुंभ राशि, जिनके स्कॉर्पियो के राशि के 2 लॉर्ड्स हैं केतु और मंगल, और कुंभ राशि के 2 लॉर्ड्स हैं शनि और राहु। तो अगर ये दोनों के दोनों लॉर्ड्स केतु और मंगल अगर राशि पे ही बैठे हैं, यानी कि स्कॉर्पियो या वृश्चिक राशि में बैठे हैं, तो दशा के वर्ष होंगे 12 वर्ष, कोई स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं होगा। दूसरी बात उन्होंने कही है अगर ये दोनों ही स्वामी अन्यथा बैठे हों, किसी दूसरी राशि पे बैठे हों, यानी कि अगर वो जो है स्कॉर्पियो पे नहीं बैठे, वो अगर बैठे हैं सपोज मकर राशि में बैठे हैं दोनों ही, तो आपने स्कॉर्पियो राशि आप जानते हैं 7, 8, 9 ये ऑड ग्रुप की राशि है, तो आपको जोडाइकल काउंटिंग करनी है, मतलब जोडाइकल ऑर्डर की। तो आपने वृश्चिक को 1 काउंट किया, उसके बाद वृश्चिक के बाद धनु को दूसरा काउंट किया, और मकर राशि को आपने तीसरा काउंट किया, तो 3 वर्ष माइनस 1 वर्ष का स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो ये 2 वर्ष की दशा हो गई, क्योंकि दोनों ही लॉर्ड्स, अब आपके सामने कोई डिस्प्यूट नहीं है क्योंकि दोनों ही लॉर्ड्स एक ही राशि में बैठे हैं। अब डिस्प्यूट कहाँ आता है, जब ये जो दोनों लॉर्ड्स अन्यथा दूसरी राशियों में बैठे होते हैं। तो उसमें उन्होंने कहा इसका निर्धारण कैसे होगा, कि इसके पहले उन्होंने कहा कि इनमें से एक लॉर्ड अगर राशि में बैठा है, सपोज मंगल अगर वृश्चिक राशि में बैठा है, तो उन्होंने कहा इग्नोर मार्स, मतलब आपने मंगल को भूल जाना है, आपने केतु को देखना है जो कि अन्यथा की राशि में बैठे हैं, वहां तक आपने काउंट करना है। या केतु अगर स्कॉर्पियो में वृश्चिक राशि में बैठे हैं और मंगल किसी और दूसरी राशि में बैठे हैं, तो आपने केतु को इग्नोर करना है, उसको छोड़ देना है, और आपने मंगल तक जोडाइकल ऑर्डर में काउंट कर लेना है, और उस वर्षों में 1 वर्ष का स्टैंडर्ड डिडक्शन कर देना है, तो उतने वर्ष की वो दशा आएगी। अब उन्होंने ये कहा है कि सपोजिंग दोनों के दोनों स्वामी अन्यथा बैठे हों, कहीं और बैठे हैं, तो इसका आपने किस प्रकार आपने ये देखना है कि कौन ज्यादा पावरफुल है। तो उसमें अगर वो पहली कंडीशन को मीट कर जाए तो आपने बात की कंडीशन नहीं देखनी है,
इसमें सर्वप्रथम जो कंडीशन है, जो भी प्लैनेट अधिकतम प्लैनेट्स के साथ बैठेगा वो ज्यादा पावरफुल है। सपोज अगर ऐसी स्थिति आती है कि स्कॉर्पियो के द्वादश भाव में, यानी कि तुला राशि में तो बैठा है मंगल और केतु बैठा है आपके धनु राशि में, लेकिन केतु जो है वो बैठा है दो ग्रहों के साथ या एक ग्रह के साथ, और मंगल जो है अकेला बैठा है। तो उसका मतलब केतु तक आपने काउंट करना है। 2 वर्ष की दशा माइनस स्टैंडर्ड 1 वर्ष, तो 1 वर्ष की दशा हो गई। कहने का मतलब है आपने उस ग्रह तक काउंट करना है जो ग्रह ज्यादा प्लैनेट्स के साथ में बैठा है। नमस्ते अरुणा जी। अब इसके बाद उन्होंने कहा है कि अगर ये कंडीशन हो कि दोनों ही प्लैनेट बराबर ग्रहों के साथ बैठे हों अथवा दोनों ही प्लैनेट अन्यथा स्थितियों में बैठे हों अकेले अकेले, तो आपने इसका निर्धारण कैसे करना है कि जिस ग्रह की डिग्री ज्यादा है वो ग्रह बलवान माना जाएगा, उस ग्रह तक आपने काउंट करना है। और इसमें केतु और राहु के केस में उन्होंने 30 डिग्री की राशि से उसको माइनस नहीं किया है। उनकी जो राशिगत स्थिति है, सपोजिंग केतु की डिग्री जो है 27 डिग्री की है, इसे आप 3 डिग्री नहीं लेंगे, इसे 30 डिग्री से माइनस नहीं करेंगे। और मंगल की डिग्री अगर 17 डिग्री है तो केतु बली हुआ, क्योंकि केतु की राशिगत डिग्री 27 है। यहां पे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। चर कारकों के निर्धारण में नियम दूसरा चलता है, क्योंकि चर कारकों में अगर कभी दो कारक एक स्थिति में आ जाते हैं, बराबर की डिग्री, बराबर के मिनट और बराबर के सेकंड में, सपोज 2 चर कारक अगर मातृ कारक बन जाते हैं, तो जो उन्होंने कहा था सप्तावाम अष्टावाम वाह, इसका मतलब है कि जो अगर इस तरह की मतभेद की स्थिति आएगी तो 8 कारक आपको लेने होंगे। उस समय राहु को लिया जाता है चर कारकों में, और राहु की जो डिग्री होती है राशिगत, उसको 30 डिग्री की राशि से माइनस किया जाता है, और जहां पे भी अप्रोप्रिएट जगह पे वो फिट होते हैं वहां पे उनको फिट कर दिया जाता है। यानी कि अगर वो सबसे कम डिग्री के आ गए 30 डिग्री से माइनस करके, तो आपने उनको जो है दारा कारक में फिट कर देना है। और अगर वो डिग्रीज में अगर वो मातृ कारक की स्थिति में आ रहे हैं तो मातृ कारक की जगह पे वो फिट हो जाएंगे। वो डिग्री के डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको मालूम है, आत्मकारक सर्वथा सबसे ज्यादा डिग्री का प्लेनेट है, अमात्य कारक उसके बाद, फिर भातृ कारक, फिर मातृ कारक, फिर पुत्र कारक, फिर ज्ञाति कारक, उसके बाद दारा कारक। ये तो रही दशा के वर्षों के कैलकुलेशन की बात, जिसमें के.एन. राव साहब ने कोई परिवर्तन नहीं किया है। लेकिन बीवी रमन साहब से जहां पे उन्होंने थोड़ा सा डिटोर लिया है, यानी कि उन्होंने एक मोड़ लिया है, वो मोड़ ये लिया है कि उन्होंने कहा है कि महादशा की कैलकुलेशन नवम भाव की राशि के सव्य अपसव्य पर आधारित होती है। जब आप महादशाएं का ऑर्डर और सीक्वेंस आप निकालते हैं तो आप लग्न से, क्योंकि लग्न की राशि की जन्म राशि की पहली दशा होती है, दूसरी दशा 12वें भाव की होगी या द्वितीय भाव की होगी, इसका निर्धारण लगन से नवम भाव पे पड़ने वाली ऑड अथवा इवन राशि पर होता है। अगर राशि ऑड पड़ती है, यानी कि 1, 2, 3, 7, 8, 9 अगर राशियां पड़ती हैं नवम भाव में, तो ऐसे लगन के केस में आपका जोडाइकल काउंटिंग का दशा के सीक्वेंस चलेगा। कहने का मतलब है कि पहली दशा जन्म राशि की, दूसरी दशा चलेगी द्वितीय भाव की, तीसरी चलेगी तृतीय भाव की में पढ़ने वाली राशि की, और चौथी चलेगी चौथे भाव में पढ़ने वाली राशि की, सो ऑन सो फोर्थ। अब अगर यहाँ पे लगन से नवम भाव में अब सब ये ग्रुप आ गया, यानी कि इवन साइंस आ गए, जैसे कि 4, 5, 6 और 10, 11, 12, तो ऐसे में जो दशा का सीक्वेंस चलेगा वो लगन की पहली दशा के बाद में दूसरी जो दशा आएगी वो 12वें भाव की आएगी, तीसरी दशा 11वें भाव की आएगी, चौथी दशा 10वें भाव की होगी, पांचवी दशा 9वें भाव की होगी, सो एंड सो फोर्थ। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हमें जो है अंतरदशा के वर्षों के सीक्वेंस को समझना है।
तो उन्होंने कहा है कि अंतर्दशा को भी, जब आप अंतर्दशा निकालना चाहते हैं किसी भी महादशा का, तो उस महादशा को आप लग्नवत कर लें। सपोज द्वितीय भाव की राशि की दशा चल रही है और उसके आपने अंतरे निकालने हैं, तो द्वितीय भाव को आपने लग्नवत कर लिया। 2 नंबर की, मतलब सपोज मेष लगन की कुंडली है और अब आपने निर्धारित करना है कि द्वितीय भाव में पड़ने वाली राशि, मेष लगन के केस में महादशा का सीक्वेंस आपको मालूम है, क्योंकि 9 नंबर की राशि नवम भाव में पड़ती है। तो इसमें प्रथम जन्म की दशा जन्म लगन की होगी, दूसरी दशा इसमें द्वितीय भाव की होगी, तीसरी तृतीय भाव की, चौथी चौथे भाव की पड़ने वाली राशि की। अब सपोज आपने द्वितीय भाव में पड़ने वाली वृष राशि की के अंतरे निकालने हैं, तो आपको ये मालूम है कि जो दशा वर्ष आपका वृष राशि का निकलेगा उतने ही माह की उसकी का अंतरा होगा। सपोज वृष राशि का स्वामी सपोज अगर आपको मालूम है 1, 2, 3 जो 8 साइंस हैं, वृष राशि का स्वामी कर्क में बैठा है, तो वृष राशि 1, मिथुन राशि 2, कर्क राशि 3 माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो 2 वर्ष की हो गई दशा। अब इसका मतलब है कि प्रत्येक अंतरा इसमें 2-2 महीने का होगा। अब आपने इसमें ऑर्डर ऑफ अंतरा किस तरह चलेगा इसका निर्धारण करना है। जगदीश नंदन साहब, मैं अभी आपको कुंडली में भी समझाऊंगा, पहले मैं वैसे बता देता हूं। अब यहाँ पे उन्होंने कहा है कि जैसे आपने वृष का, आपको अभी मैंने एग्जाम्पल दिया है कि 2 वर्ष की दशा चलेगी, तो इसका जो अंतरा होगा प्रत्येक अंतर 2-2 महीने का होगा। अब इसमें सीक्वेंस क्या होगा, तो उन्होंने के.एन. राव साहब ने कहा है कि इस वृष राशि को आप लग्नवत कर लीजिए और इसके नवम भाव में आप देख लीजिए, जैसे आप महादशा में देख रहे थे, इसके नवम भाव में सव्य अपसव्य को देखिए। अगर नवम भाव में पड़ने वाली जो राशि है वो ऑड ग्रुप की है तो आपकी दशा जुडाइकल चलेगी, और नवम भाव में अगर इवन ग्रुप की राशि है तो आपकी दशा जो है वो एंटी जुडाइकल चलेगी। उन्होंने इसको बहुत आसान कर दिया। उन्होंने कहा जैसे महादशा को देखते हैं उसी तरीके से आपने अंतरे को देखना है, उसी तरीके से आपने प्रत्यंतर को देखना है। जैमिनी ज्योतिष में जो जोर दिया जाता है वो ये है कि प्रत्यंतर दशा के पीछे आपने देखने की आपको आवश्यकता नहीं, क्योंकि प्रत्यंतर दशा जो है वो इतनी छोटी दशा होती है कि कभी कभी वो जो है 12 दिन की होती है, कभी वो 4 दिन की होती है, कभी वो 1 दिन की होती है, 2 दिन की होती है। तो आपको सूक्ष्म और प्राण पे जाने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर आप जाना चाहें तो आपकी मर्जी है। मेथड वही है जो कि प्रत्यंतर दशा को निकालने का है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो उन्होंने, राव साहब ने इतना आसान कर दिया। उन्होंने कहा वृष राशि को अब आपने देखना है कि इसके प्रत्यंतर कैसे चलेंगे। तो आपने वृष राशि को आपने लग्नवत कर लेना है और उसके नवम भाव में देखना है। तो वृष के नवम भाव में, पंचम भाव में वृष के पड़ती है कन्या राशि और नवम भाव में पड़ती है मकर राशि। तो मकर राशि कौन से ग्रुप में आती है? 10, 11, 12, ये आपके इवन साइंस में आएगा। चूंकि इवन साइंस में आती है तो इस वृष राशि के जो प्रत्यंतर होंगे वो उल्टे चलेंगे, एंटी जोडाइकल चलेंगे। प्रकाश चंद पांडे साहब, जो कल जो हम लोग सोच रहे थे डॉक्टर के मेथड से, जो हम सोच रहे थे कि पाराशर लाइट ने गलत कैलकुलेशन कर दिया है कन्या राशि के केस में, ऐसा नहीं है। उन्होंने के.एन. राव साहब को उन्होंने इन टोटलिटी फॉलो कर लिया है। जी। तो जैसे आप देखिए, कन्या राशि का आप एग्जांपल ले लीजिए। कन्या का स्वामी, अगर कन्या राशि का स्वामी सपोजिंग तुला में बैठा है, कन्या राशि जो है कौन सी है? 4, 5, 6 इवन साइन है। तो इसका मतलब इसमें उल्टी काउंटिंग होगी। जी। तो इसका मतलब है ये 12 वर्ष की दशा हुई माइनस स्टैंडर्ड 1 ईयर, तो 11 वर्ष की दशा हो गई अगर ये तुला में बैठे हैं तो इनके स्वामी। तो इनके जो वो चलेंगे प्रत्यंतर, जिनके जो अंतरे चलेंगे वो 11 महीनों के चलेंगे। अब इसका सीक्वेंस निकालने के लिए आपने क्या करना है कि कन्या राशि को लग्नवत कर लेना है। जब आप कन्या राशि को लग्नवत कर लेते हैं तो इसके पंचम भाव में आती है मकर राशि
और इसके नवम भाव में आती है वृष राशि। अब वृष राशि जो है वो क्या है? वृष राशि आपके है ऑड साइन 1 2 3, जोडियाकल चलेगी, जोडिएकल चलेगी। इसीलिए उसने पाराशर लाइट ने जोडिएकल उसमें दिखाया हुआ है। ये उन्होंने कन्या के बाद में तुला राशि की दशा दिखाई है, फिर वृश्चिक की, फिर धनु की, फिर उसके बाद मकर की, फिर कुंभ की। ये अब इसमें जो के.एन. राव साहब और ऋषि पाराशर में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो भी मैं आपको बता दूं। पाराशरी सिस्टम में दशाओं में कोई इस तरह का वेरिएशन नहीं है कि महादशा की जो अंतर होगा वो लास्ट अंतर होगा, लेकिन के.एन. राव साहब महादशा के अंतर को लास्ट लेते हैं। और मैंने आपको बताया कि के.एन. राव साहब के फॉलोअर्स बहुत ज्यादा है हिंदुस्तान के अंदर, क्योंकि हमारा ध्येय है फलित का। इस बात पे तो पंडित संजय रथ ने भी डिस्प्यूट नहीं किया है जी। मिस्ट्री लॉर्सन ने तो डिस्प्यूट क्या करना है, क्योंकि वो तो पंडित संजय रथ के ही पढ़ाए हुए स्टूडेंट हैं जी। तो अगर कभी डेनमार्क जाने का मौका लगा आप में से और किसी कोई मिलने चला गया तो आप वेस्ट इंडियन है, वैसे तो वो ब्राह्मण नहीं है। आप जो यहाँ हिंदू हैं और पढ़ रहे हैं सारे ही ब्राह्मण हो गए, सब वेदज्ञ हो गए। तो हमने भी आपसे हमने ये पूछना है कि पहले अपनी जनेब दिखाओ, तब आगे आपके प्रेडिक्शन पूछेंगे। तो कहने का मतलब है कि ये पूरा साइंस उन्होंने इतना आसान कर दिया है दशा को निकालने का। उन्होंने क्या कहा है कि आपने अंतर दशा को आप लग्नवत करके, और जिस तरह से आप महादशा का निर्धारण कर रहे थे कि ये सव्य 9th हाउस में सव्य अपसव्य कौन सा है, ऑड और इवन कौन सा है। शीतल जी आशीर्वाद, कल आप आई नहीं। अच्छा देखिए, जो आपने देखना है कि 9th हाउस में उस अंतर दशा के 9th हाउस में ऑड साइन पड़ती है या इवन साइन पड़ता है। अगर इवन साइन पड़ेगा तो इसका मतलब दशा का जो प्रारूप होगा उस अंतर दशा के प्रत्यंतर का, वो सारे प्रत्यंतर जो हैं वो बैकवर्ड मूवमेंट में चलेंगे, यानी जोडाइकल ऑर्डर से उल्टे चलेंगे। और अगर उसमें ऑड साइन होगा 9th हाउस में तो फिर वो सारे के सारे फॉरवर्ड मूवमेंट में जोडाइकल ऑर्डर के साथ चलेंगे। और यही नियम उन्होंने कहा प्रत्यंतर दशा से सूक्ष्म अंतर निकालते समय भी आप कर सकते हैं, लेकिन के.एन. राव साहब के मत के अनुसार प्रत्यंतर दशा का ही बोध हो जाने से आप बहुत एक्यूरेट प्रेडिक्शंस कर पाएंगे, आपको सूक्ष्म अंतर तक जाने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए उन्होंने कैलकुलेशन इसमें कैसे किया है। अंतर दशा में तो आपको कुछ कैलकुलेट करना ही नहीं है। महादशा का जो अंतरा है, महादशा जितने वर्ष की है उतने ही एग्जैक्टली मंथ की अंतरदशा है। तो यहाँ तो इट इज कैलकुलेशन फ्री, मतलब आपने उसको ईयर्स के बदले मंथ लिख देना है उतना। 12 वर्ष की दशा है तो 12 महीने की का अंतरा है, 11 वर्ष की दशा है तो 11 माह का अंतरा है, 10 वर्ष की दशा है तो 10 वर्ष का अंतरा है। अब प्रत्यंतर दशा को निकालने के लिए उन्होंने एक मेथड दिया है। इसके अंदर जैमिनी ज्योतिष का सबसे खूबसूरत एस्पेक्ट क्या है कि इसके अंदर जैसे हमारे पाराशर ज्योतिष के अंदर सभी दशाएं जो हैं वो प्रत्येक जातक के लिए बराबर होती हैं। जैसे सूर्य की दशा 6 वर्ष की है, चंद्रमा की दशा 10 वर्ष की है, चंद्रमा के बाद में आपके मंगल की दशा 7 वर्ष की है, राहु की 18 की है, उसके बाद फिर गुरु की 16 वर्ष की है, शनि की 19 वर्ष की है, और शनि के बाद में बुध की 17 वर्ष की है, और बुध के बाद में केतु की 7 वर्ष की है, और शुक्र की 20 वर्ष की है। तो उनके प्रत्यंतर जो प्रत्यंतर दशाएं भी होंगी, अंतर दशाएं होंगी, वो भी आइडेंटिकल होंगी प्रत्येक जातक के लिए। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, क्योंकि वो आपके कार्मिक रिकॉर्ड के आधार पर आपकी दशा का वर्ष निर्धारित हो रहा है। दूसरी बात उन्होंने इसके अंदर उन्होंने जरूर ये बात की है कि जितना भी अंतरा निकलेगा वो सभी उसके अंतर दशाओं पे लागू होगा। तो आपको ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है किसी भी महादशा की के 12 राशियों के अंतरे होंगे। प्रत्येक अंतर जो है उतने ही माह का होगा जितने वर्ष की दशा होगी।
अब उन्होंने प्रत्यंतर दशा में भी यही विधि बताई है, तो सारे प्रत्यंतर दशा बराबर बराबर होंगे। प्रत्यंतर दशा को निकालने का तरीका, लेकिन हर अंतरदशा का प्रत्यंतर दशा दूसरे अंतरदशा की प्रत्यंतर दशा से माह में, डेज में फर्क होगा। और वो कैसे फर्क होता है कि उसका मैंने आपको आज के राइटअप में एक एग्जाम्पल दिया है कि सपोजिंग 11 वर्ष की महादशा है तो अंतरदशा हो गई 11 माह की। अब प्रत्यंतर आपने निकालना है तो इसको माह से डेज में कन्वर्ट करना है। तो डेज में कन्वर्ट करने के लिए आपने ग्रेगोरियन कैलेंडर नहीं देखना कि एक माह 30 का है, एक माह 31 का है। आपने सारा यूनिफॉर्म 30 माह का, 30 दिन का एक माह लेना है, 30 से गुणा करना है। 11 इन मल्टीप्लाइड विथ 30, 330 आ गया। अब 330 को 12 राशियों से आप भाग दे दे तो 27.5 आया। तो उन्होंने कहा 27 तो डेज हो गए, 0.5 जो है वो आवर्स हो गए। इनको आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 24 घंटों से गुणा कर दिया जाता है। तो 24 घंटों से अगर आप गुणा करेंगे 0.5 को तो 12 घंटे आएंगे। तो ये 27 दिन और 12 घंटे की दशा हुई प्रत्येक प्रत्यंतर। इसका, इस अंतरे का प्रत्येक प्रत्यंतर इतना ही होगा। बहुत आसान सिस्टम बना दिया उन्होंने। और चूंकि 12 से आपने भाग दिया तो आप खुद ही समझ गए कि प्रत्येक प्रत्यंतर 1/12 है। तो इसका मतलब है सारे प्रत्यंतरों का जब जोड़ आप करेंगे तो वो क्या होगा, पूरा 12 हो जाएगा, बिल्कुल बराबर हो गया। और इसी प्रकार से सूक्ष्मांतर को उन्होंने कैलकुलेट करना नहीं बताया, क्योंकि उसका एक रीजन भी है कि उसका कारण है वो कुछ घंटों से में ही आता है और ये बहुत छोटा अंतरा चला जाता है। तो उन्होंने कहा उसकी आवश्यकता नहीं है। आपको कोई भी प्रेडिक्शन आपने करना है वो प्रेडिक्शन आपका उसी से हो जाएगा। अच्छा, अब ये तो रही कैलकुलेशन की बात। अब इसको हम जो है कुंडली पे भी कैलकुलेट करके देख लेते हैं। ये आप लोगों को कुंडली दिख रही है, ये कुंडली है हमारे ग्रेट व्लादिमीर पुतिन की कुंडली है। 7 अक्टूबर 1952 की 9:30। और ये सेंट पीटर्सबर्ग में पैदा हुए थे। यानी कि उस समय पे जो इनका हमें जो लेना पड़ा है, सेंट पीटर्सबर्ग हमने लिया है रशिया में, तो वहां पे इनका जन्म हुआ था। तो पहली तो खूबसूरत बात है कि मलव्य पंचमहापुरुष योग बन रहा है लगन पे ही। खैर, हम पहले तो कैलकुलेशन पे आते हैं। तो हमने कैलकुलेशन देखना है। तो जैसे अब आप लोग अनम्यूट करके मुझे आप कैलकुलेशन समझाइए। इसमें सबसे पहले आप क्या बताएंगे कि पहली जो इनको जन्म समय में कौन सी राशि की दशा पड़ी होगी। जगदीश जैन साहब ये बताइए कि नमस्कार नमस्ते जी। ऐसा है, ये व्लादिमीर पुतिन साहब को जन्म में कौन सी दशा पड़नी चाहिए? सर इसके अनुसार ये 6, 7, 8 ये जो है इवन साइन की आ गई। इवन साइन की राशियों के अंदर एक मिनट आप ना एक से गिनिए। 1, 2, 3 ऑड साइंस होते हैं। 1, 2, 3 के बाद 4, 5, 6 इवन साइन होते हैं और 7, 8, 9 फिर ऑड होते हैं। ये ऑर्डर में आ गई सर। ऑर्डर है तो फिर डायरेक्ट ऑर्डर में चलेगी सर। हाँ, तो पहली दशा कौन सी होगी जब ये पैदा हुए? तो पहली दशा तो इसी की होगी सर, तुला राशि की। एक्सीलेंट। अब आप ये बताइए, तुला राशि की इनकी दशा कितने वर्ष की होनी चाहिए? तुला राशि की इनकी दशा, शुक्र यहीं पे बैठा है तो 12 वर्ष की होगी सर। एक्सीलेंट 12 वर्ष की दशा होगी। तो कहने का मतलब है कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि राशि का लगन का स्वामी लगन में ही बैठा है जी। यानी राशि का भाव में ही बैठा है, भाव का स्वामी जी। राशि का स्वामी, हम राशि बोलते हैं इसमें जेमिनी में। राशि का स्वामी राशि में बैठा है तो 12 में बैठा है।
और दूसरी दशा वृश्चिक राशि की होगी, फिर जो है ना धनु की। इस तरह से डायरेक्ट ऑर्डर में चलेगी। एक्सेलेंट। अब देखिए, अब हमें निकालने हैं सपोजिंग अंतर दशा जो है कितने कितने माह की होगी। अंतर दशा 12 वर्ष की है तो 12 महीने होंगे सर सभी के। एक्सेलेंट, 12 माह की होगी। और प्रत्यंतर दशा इसमें 360 दिन वो आ जाएंगे। 360 को फिर 12 से भाग दे देंगे सर, लगभग 30 दिन के। एक ही महीना आ गया। एक उसमें 27.5 दिन थे, 11 जो आपने कैलकुलेशन भेजी थी, और इसमें पूरे 30 दिन हो जाएंगे। हाँ जी, 30 दिन की दशा होगी। यानी कि आपने ना इसमें फरवरी माह को ऐसे 28 नहीं लेना, आपने ऐसे करके नहीं लेना, आपने नहीं, वो तो यूनिफॉर्मली सभी को लेना। और मार्च को भी नहीं लेना हमने, दिसंबर को भी, हाँ जी, हाँ सबको इक्वल लेना जी। और बड़ी को खाना दे दिया है, भैया के कमरे में बंद है। अरे वसुंधरा, इसको म्यूट कर। सॉरी। अच्छा, देखिए आपने बहुत अच्छा बताया। अब हम जो सर ये आप इतना एक्सप्लेन करते हो ना, आप ये कुंडली रख लो, कुंडली से ही पूछो, कुंडली से ही बताओ, जो उसमें बहुत सिंपल हो जाता है हम लोगों को समझने में भी और समझाने में भी। आपको बोलना बहुत कम पड़ेगा, नहीं तो आपके साथ जाता है गुरुजी। आज मैं आप ही को फॉलो कर रहा हूँ जगदीश नैन साहब। क्या होता है कि रिपीट बोलने से जो भी छात्र होते हैं ना, उनको याद हो जाता है रिपीटिशन से, क्योंकि इसके नहीं बाद वो तो ठीक है, लेकिन इसमें जो मेरे जैसे इस तरह नालायक बच्चे को आगे खड़ा कर दो, उसको नहीं आएगा तो फिर आप बताओगे तो 2-4 दफे फिर सबको पता चल जाएगा। ठीक है जी, आपने जो वीटो कर दिया तो वो मान्य है। अच्छा, अब आप ये मुझे बताइए जगदीश नैन साहब जी कि वृश्चिक राशि की अगर हमने प्रत्यंतर निकालने हैं तो इसके प्रत्यंतर किस तरीके से निकलेंगे? ये तो आपने बता दिया कि प्रत्यंतर। पहले तो आप ये बताइए कि वृश्चिक राशि की दशा कितने वर्ष की होगी। वृश्चिक के 2 लॉर्ड्स हैं, मंगल और केतु, तो आपने ये करना है। दोनों अलग अलग बैठे हैं सर। दोनों अलग अलग बैठे हैं। तो पहली बात तो ये 7, 8, 9 के क्रम के अंदर आई तो ये मतलब हो गई ऑड साइन में। बिल्कुल, तो ऑड साइन की जोडाइकल काउंटिंग होगी। इसकी डायरेक्ट ऑर्डर में इसकी काउंटिंग होगी। अब तो आपको डिग्री बता देता हूँ प्लैनेट्स की। मंगल की डिग्री है 3 डिग्री किस मिनट, और केतु की डिग्री है 26। ये बर्थ चार्ट, जहाँ पे ये बर्थ चार्ट है इसके नीचे ये दिख रहा है सर। 26:47 है इसकी डिग्री, 26 डिग्री 47 मिनट केतु की। हाँ 26:47 है। तो केतु ज्यादा मजबूत है सर, मंगल कमजोर है। हाँ, तो इसकी दशा वर्ष निकालिए। दशा वर्ष इसकी आ गई केतु की 9th हाउस में आ गया। 9th में से 1 घटा दिया सर, 8 रह गए। एक्सीलेंट, आप तो बहुत बताओ, आप तो टॉप कर रहे हैं क्लास में, बहुत अच्छा। नहीं सर 8 वर्ष मुझे इस तरह से ज्यादा पता चलता है सर। कुंडली को सामने रखो और उसमें से पूछो। जी ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए कि इस दशा के इसके दशा वर्ष तो आपको मालूम चल गए वृश्चिक के, और इसका मतलब इसके अंतरे कितने माह के होंगे? अंतरे जितने वर्ष है उतने ही मास हो गया गुरुजी। हाँ, तो 8 वर्ष है, 8 माह हो गए, अंतरे हो गए। और उसको 8 को 30 से मल्टीप्लाई करके वो आ जाएंगे 240 को फिर 12 से भाग दे दो, 20 दिन हो गए। 20 दिन हो गए, एग्जैक्ट 20 डेज इसके प्रत्यंतर पड़ेंगे। अब आप मुझे बताइए कि प्रत्यंतर का ऑर्डर क्या चलेगा, वो आप कैसे निर्धारित करेंगे? प्रत्यंतर का ऑर्डर तो सर मतलब पहले तो जिस तरह वृश्चिक है, वृश्चिक राशि की पहले आएगी, प्रत्यंतर जो है ना आएगा आगे धनु का आएगा, धनु का चलेगा साथ। नहीं, वर्ष ऑर्डर में आएगा।
इसमें मैंने आपको अभी बताया कि इसमें आपने 9th हाउस की राशि को देखना है, जैसे आप महादशा में देख रहे थे 9th हाउस में राशि ऑड है कि इवन, ये बताइए। इवन है, 9th में Even इवन आ गई, 4 तो 5 6। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑर्डर कैसा चलेगा, बैकवर्ड टू रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। इसका मतलब है कि इसमें आपको मालूम ही है कि महादशा की जो अंतरा होता है वो लास्ट में आता है, तो इसमें जो पहला अंतरा होगा वो 12वें भाव में पड़ने वाली राशि का होगा, दूसरा अंतर इसमें 11वें भाव की राशि का होगा, तीसरा अंतर इसमें 10वें भाव की राशि का होगा, चौथा अंतर इसमें 9वें भाव की राशि का होगा। अब लेट अस गो टू नाउ वृश्चिक दशा। इनकी वृश्चिक राशि की दशा पे इन्होंने क्या दिखाया है, ये 7 अक्टूबर 1964 में ये दशा आई है इनको। और आप देखिए इस दशा के जो अंतरे हैं वो 8-8 माह के होंगे। तो आप देख रहे हैं कि अक्टूबर में आई और जून में समाप्त हुआ, तो अक्टूबर से आप लगाइए 2 माह हो गए वहां के 64 के, और 6 ये आगे हो गए, 6 आगे हो गए। अब देखिए कि जब आप इसमें ऑर्डर देख रहे हैं तो आप क्या ऑर्डर देख रहे हैं, स्कॉर्पियो के बाद लिब्रा आई, लिब्रा के बाद वर्गो आई, वर्गो के बाद लियो आई, लियो के बाद कैंसर आई, कैंसर के बाद में जेमिनी आई, जेमिनी के बाद में आया टॉरस, टॉरस के बाद एरीज, फिर आया पाइसेस, फिर एक्वेरियस, फिर कैप्रिकॉन, और कैप्रिकॉन के बाद में इस दशा में सैजिटेरियस, और सैजिटेरियस के बाद लास्ट दशा आ गई स्कॉर्पियो की। बिल्कुल, तो ये बात आपको क्लियर हो गई है इन्होंने। अब हम देखते हैं इसके ये तो क्लियर होगी सर। ये प्रत्यंतर फिर कैसे होगा? प्रत्यंतर जिस तरह पहले स्कॉर्पियो लियो और फिर सन की आ गई। नहीं, अब आप लिब्रा पे आइए। अब लिब्रा को आपने लग्नवत कर लीजिए, लिब्रा को हमने लग्नवत कर लिया। अब इसके आप 9th हाउस में देखिए कि राशि कौन सी है, ऑड है कि इवन। ये ऑड साइन आ गया, ऑड आ गया, इसका मतलब जोडाइकल ऑर्डर में चलेगा, डायरेक्ट में चलेगी। और आपने निकाल लिया इसका वर्ष प्रत्यंतर का 20 दिन। तो आप देखिए पहली दशा कौन सी आई, स्कॉर्पियो की, उसके बाद सैजिटेरियस की, उसके बाद कैप्रिकॉन की, उसके बाद एक्वेरियस की, उसके बाद में पाइसेस की, एरीज की, टॉरस की, जेमिनी की, कैंसर की, लियो की, लियो के बाद में आई वर्गो, और वर्गो के बाद में लिब्रा आ गई। सबसे लास्ट में प्रत्यंतर, उसी राशि का, उसी अंतरे का जो प्रत्यंतर होगा वो लास्ट में आएगा। और आप देखिए अब इनके दिन देखिए आपके कैलकुलेशन में सही हुआ कि नहीं। 16 नवंबर 64 से 7 दिसंबर 64, तो 16 नवंबर से 14 दिन, और 14 21 और 7 21 हो गए। लेकिन 21 नहीं हुए, 20 हुए ना, 7 से तो चेंज हो गया, 7 से नेक्स्ट आ गया गुरुजी। हाँ, तो 20 दिन की हुई, 6 तक हुआ इसका एक्चुअली, 6 दिसंबर तक हुआ, करेक्ट, 7 दिसंबर को तो नेक्स्ट आ गया। हाँ जी, तो 20 दिन की हुई, तो आपका कैलकुलेशन भी करेक्ट हुआ है जी। अब देखिए जगदीश जैन साहब, आप तो समझ गए हैं, अब आप म्यूट हो जाइए। अब किसी और छात्र को लेते हैं जिनको ना समझ में आया हो, तो हम चलेंगे अब कुंभ राशि की दशा निकालते हैं, 1 मिनट, ताकि ये भी कंफर्म हो जाए। डॉक्टर विनयशील जी हाजिर हो। सूली पे नहीं मकर और वृश्चिक ही मुझे देना था, नहीं पता था। डॉक्टर विनयशील पुतिन के सामने पुतिन के सामने हाजिर नहीं होंगे, हम तो गुरुजी के सामने हैं। चलिए आप बताइए। अब पहले तो सबसे पहले डॉक्टर विनयशील, ये इनको दशा एक्वेरियस की पड़ी है 1980 में 7 अक्टूबर। तो आप सबसे पहले इसके वर्ष निकालिए। ये वर्ष कैसे निकालेंगे, कितने वर्ष की दशा होगी? तो इसका 2 लॉर्ड है, दोनों, कोई भी 11 में है नहीं बैठा हुआ। हाँ, तो दोनों लॉर्ड कौन कौन से हैं ये भी बता दें, जनता जनार्दन को पता चले। अच्छा, ये एक्वेरियस राशि में और वृश्चिक राशि में 2 लॉर्ड होते हैं। तो एक्वेरियस राशि में 1 लॉर्ड हो जाएंगे शनि,
और ऑल्टरनेटिव लॉर्ड हो जाएंगे राहु। ऑल्टरनेटिव नहीं, पूरे फुल फ्लेजेड लॉर्ड। फुल फ्लेजेड लॉर्ड हो जाएंगे राहु। हाँ जी। वो तो 11 में कोई नहीं बैठे हुए, स्वराशिस्त कोई नहीं है, सबसे पहले आप और ये दोनों डिसाइड कीजिए, एक साथ भी नहीं बैठे हुए हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपने ये डिसाइड करना है कि आपने जोडाइकल ऑर्डर में जाना है कि रिवर्स ऑर्डर में जाना है, तो वो कैसे डिसाइड होगा? तो 1 2 3 जो है वो ऑड ग्रुप है, तो वो जाता है जोडाइकल ऑर्डर में। फिर 7 8 9 भी 4 जोडाइकल 5 ऑर्डर में 6 जाता एंटी जोडाइकल जाता है। हाँ, फिर 7 8 9 जोडाइकल जाता है। 10 11 12 एंटी जोडाइकल जाता है। तो ये एक्सेलेंट। 10 11 12 में पड़ रहा है, हाँ, तो इसलिए ये एंटी जोडाइकल जाएगा। अब आप कैसे निर्धारित करेंगे कि इसमें से राहु और शनि में से ज्यादा पावरफुल कौन है? सर राहु और शनि की सबसे पहले डिग्री देख लेंगे। नहीं, नहीं, ग्रह ग्रह देखना। ग्रह देखिए, कौन ज्यादा ग्रहों के साथ बैठा है? ओ, कौन ज्यादा ग्रहों के साथ बैठा है? वेरी सैटर्न सॉरी सॉरी 2 ग्रहों के साथ और बैठा है विनय जी। जी जी। तो अब आप टेस्ट फेल, कोई बात नहीं। मिसाइल फेल, मिसाइल फेल। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आप बिल्कुल सर भी। वो शनि है ना, 2 ग्रहों के साथ बैठा है, छठी राशि के साथ में, हाँ, जी। तो शनि ज्यादा पावरफुल है। तो अब आप काउंट कीजिए विनयशील साहब, कितने वर्ष की हुई है दशा? एंटी जुडाइकल जाना है ना, तो हमको जाना है एंटी जुडाइकल, मतलब 11 12 नहीं, 11 10 जाना है। 11 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 3 हो गया, 3 ये 4 5 6 5 -1 5 5 साल। 5 वर्ष। बिल्कुल एक्सेलेंट, 5 वर्ष की दशा हुई, बिल्कुल आपने ठीक बताया। और देखिए, थोड़ा बहुत ना वो ग्लिचेस और टीदिंग प्रॉब्लम्स तो शुरुआत में आती हैं, तो आप उसकी बिल्कुल भी आप उसमें कोई भी गिल्ट फील ना करें। ये 6 माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन 1 ईयर, तो 5 वर्ष की दशा हुई। अब मुझे आप ये बताइएगा विनयशील साहब की, ये बताइए जी सर। इसमें जो है पहली दशा, इसमें जो है, जो अब इसके अंतरे कितने वर्ष के होंगे, कितने माह के होंगे या वर्ष के होंगे? 5 साल की दशा आई तो नेचुरली अंतरे में कोई मैथमेटिक्स है नहीं, 5 महीने के अंतरे हो जाएंगे। एक्सेलेंट, 5 महीने के हो गए। अब आप ये बताइए कि जब हम इसके हमने ये ऑर्डर को डिसाइड करना है कि इसमें पहला अंतर कौन सा चलेगा, तो आप किस तरह से डिसाइड करेंगे? पहला अंतर कौन सा चलेगा, उसके लिए 9th हाउस को देखेंगे, लगन से 9th हाउस को। एक्सेलेंट, तो 9th तो हाउस लगन से 9th हाउस जो है वो 1 2 3 एक ग्रुप है, 4 5 6 एक ग्रुप है, 7 8 9 वाले ग्रुप में आ जा रहा है। हाँ, तो 7 8 9 वाले ग्रुप में आ जा रहा है, माने ऑड ग्रुप में आ जा रहा है। एक्सेलेंट। तो ऑड ग्रुप में आने का मतलब है कि उसका काउंटिंग जो है वो जोडाइकल होगा। बिल्कुल, तो इसका मतलब है कि पहला जो अंतरदशा होगी वो किस भाव की राशि की होगी? तो वो हो जाएगी मीन की। बिल्कुल, द्वितीय भाव मीन की। के बाद एरीज की, एरीज के बाद टॉरस की, टॉरस के बाद जेमिनी की, फिर कैंसर की, फिर सन की, फिर लियो की, फिर वर्गो की, फिर अब लिब्रा की। आपका विनयशील साहब, एक बात देखिए कि हम ये भी देख लेते हैं कि आपका कैलकुलेशन सही है कि नहीं। एक्वेरियस की अच्छा, दशा जो है 7 अक्टूबर 80 में शुरू हुई, 7 अक्टूबर 85 में समाप्त हुई। इसका मतलब दशा के वर्ष 5 वर्ष थे, तो आपने कैलकुलेशन सही किया है। ठीक है। अब हमने देखना है कि जो अंतर का जो ऑर्डर है वो क्या है, तो आपने वो अंतर का ऑर्डर भी बिल्कुल ठीक कैलकुलेट किया है, क्योंकि जो पहला अंतरा है वो द्वितीय भाव की राशि का है, दूसरा अंतर तृतीय भाव की राशि का है, चौथा अंतर चौथे भाव की राशि का है, यानी कि आप जोडाइकल ऑर्डर में चल रहा है। ये बिल्कुल ठीक है। अब आपने ये बताना है कि आपने ये बताया था कि जो अंतरे होंगे वो 5-5 माह के होंगे, तो हमने देखना है। आप देखिए 7 अक्टूबर 80 से 2 माह तो 80 के हो गए और 3 माह 81 के हो गए, तो 5 माह के हो गए। ये आपने बिल्कुल बैठ रहा ठीक निकाला, परफेक्ट है। बैठ रहा है। मतलब पराशर लाइट राव साहब को ही फॉलो कर रहा है। हाँ जी, हाँ। थैंक यू सर।
अच्छा, अब मैं आपसे ये कहूंगा कि आपने एक प्रत्यंतर का आपने निकालना है, अंतरदशा का प्रत्यंतर। तो सबसे पहले आप जो है मीन राशि की के प्रत्यंतर का आप ऑर्डर निकालिए। आप ये तो निर्धारित कर चुके हैं कि प्रत्येक जो अंतरा है वो 5 माह का है, तो अब प्रत्यंतर कितने दिन का होगा वो कैसे निकालेंगे? 5 माह को गुना कर देना है किसी चीज से, 30 डेज। और मैं बता 30 दूं, डेज से। अच्छा, हाँ। 5 माह को 30 डेज से गुना करके देना है, तो 5 तिया 15, 150 दिन। जी। उसको भाग दे देना है 12 से। 12.5 दिन हो गए। 12.5 12.5 दिन, 12 दिन 12 और आधा दिन, 12 दिन 12 घंटा। आपने 150 बिल्कुल सही बताया। 150 को आपने 12 से भाग दिया, तो 12 12 144 बचा 0.6 को 24 से आपने गुणा किया, तो 6 चौके 24, 2 6 दूनी 12 14 हो गया सर। 12.5 12.5 हुआ ना, तो 0.5 को हाँ, आपने 24 से गुणा करना है। तो 12 0.5 का मतलब ही दिन हो और गया 12 घंटे। घंटा। 12 दिन और 0.5 का 12 मतलब ही घंटे। हो गया 12 घंटा। हाँ, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये दशा के जो दिन होंगे प्रत्यंतर दशा के, वो आपने निकाले हैं। कितने निकाले? 12 दिन और 12 घंटे। 12 घंटे, 12 घंटे। 12.5 दिन। बिल्कुल। अब आप ये बताइए कि पाइसेस में जो प्रत्यंतर आएगा, पहला प्रत्यंतर किसका होगा? सर, पाइसेस को लग्नवत कर लेंगे, कर लिया। फिर नवम कर भाव दिया। को देखेंगे। हाँ, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 7 8 9 में 2 आ जाते हैं ऑड, 2 ऑड आ जाते हैं, इसलिए 8 को भी ऑड मान लेंगे। करेक्ट। तो इसको ऑड ग्रुप मान लेंगे। अब ऑड ग्रुप जब आ जाएगी तो काउंटिंग जोडाइकल होगी। एक्सेलेंट। तो इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब पाइसेस का जो पहला प्रत्यंतर होगा, वो किस जी, भाव की राशि का होगा? वो जोडाइकल हो जाएगा। नॉर्मल जैसे हम लोग काउंट करते आए हैं बचपन तो से। आप ये कहना चाह रहे हैं कि द्वितीय भाव की यस, राशि का। एरीज, टॉरस, उसके अब बाद इसको देख लेते हैं। उसके देखिए, एरीज आ गया। एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आप देखिए कि ये जो है इन्होंने कितने दिन का लिया है? 7 अक्टूबर 80 से 19 अक्टूबर 80, कितना हुआ? 12 दिन। अब इन्होंने 12 घंटों को क्यों छोड़ा है पाराशर लाइट ने? क्योंकि के.एन. राव साहब ने भी छोड़ दिया है। वो कहते हैं अपना सर मत खपाओ। 12 घंटों को देखकर अपना सर मत खपाओ। तो उन्होंने भी 12 दिन को ही ले लिया है। उन्होंने कहा कि तुमको तो प्रेडिक्शन से मतलब है, फलित से मतलब है। अब तुम घंटों में अगर चले जाओगे तो आपका कैलकुलेशन बहुत। क्लाइंट भगा देंगे। तारीख का हो जाएगा ना, तारीख तो वही रहेगी। एक बारी 12 ले लेंगे, एक बार 13 ले लेंगे। ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा ये है। भी बढ़िया है। क्या ऐसा किया है इन्होंने? 19 से देखिए, एक लिया है, तो 19 से हो गए कितने दिन हो गए? 30 माइनस 19 कितना हुआ? 6 माइनस में 13 दिन हो गए। 19 और नहीं, 19 12 ही हुए। नहीं, हाँ, 12 11 ही और हुए। 11 दिन। 12 दिन। 12 दिन हो रहे हैं। 12 दिन 30 से अगर 20 घटाते तो 10 होते, तो 11 दिन हो गए। ये 11 और 12 दिन। 12 दिन हो गए, ठीक है। हाँ, ये आगे गुरुजी नेक्स्ट वाले में कर दिया, वो 13 दिन कर दिया। नेक्स्ट में 13 कर दिया। ये कर दिया। एक नवंबर को था, फिर अरे वो 14 12 और 12 जुड़ गए ना, तो एक दिन बढ़ गया। या एक में 13। 12, एक में 13 कर दिया। 12 घंटे 24 घंटे हो गए ना, एक दिन हो गया। हाँ, उन्होंने उसको हाँ। फिट कर दिया है। इसका कोई फर्क भी उनको नहीं पड़ता, क्योंकि हाँ जब जी, अगर आपने प्रेडिक्शन किसी को किया कि इतनी तारीख को ये घटना होगी और उसके एक दिन पहले हो गई, वो तब भी आपके चरण छू के जाएगा। चरण छुएगा। नेक्स्ट फिर 26 में वो भी वो आ गया। 9 और 4 13 ही ले लिए इसमें भी। गुरुजी, मेरा बुध तो पास हो गया, अष्टम बुध मेरा पास हो गया। पास हो गया आपको। मतलब डिस्टिंक्शन नहीं आया, लेकिन मतलब पास हो गया।
असल में पास तो हो गया, क्योंकि आपने वाराणसी ज्योतिष केंद्र बनाया है, वहां से तो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ही पहुंचती है वारिंगटन तक, और भारत तो नॉन अलाइंड है, आप जानते हैं। अच्छा देखिए, अब हम फिर काम की बात करते हैं। गायत्री महेश्वरी जी मेष राशि की, मेरे को नहीं आता कुछ भी। नहीं कोई बात नहीं, असल में आप समझिए कि जो भी इसमें फेल होगा वो मेरी स्थिति में आ जाएगा, क्योंकि मैं उसे अब समकक्ष मानूंगा। अच्छा, ये मेष राशि है। हाँ एक का, हाँ मेष राशि है, एक है तो 1 2 3, तो 2 और 3 दोनों वो है तो ओड आ जाएगा। हाँ, ओड आ जाएगा तो अपने को वो चलना है, पर कहाँ जाना है वो नहीं पता है, अब ये नहीं पता चल रहा मुझे। नहीं, इसका स्वामी कौन है मेष का? अच्छा, मेष का स्वामी है, एक मिनट, सूर्य। हाँ, मंगल ये बेटा छठे घर में, छठे घर में। पूरे एक, तो दो, उच्च के होते तीन, हैं, ये चार, पाँच, मंगल छह। होते हैं। नहीं, कौन है? गुरुदेव ही है। मेष के स्वामी मंगल होते हैं। मंगल, ओ सॉरी, तो मंगल यहाँ पे है ठेठ 9वें घर में, तो 8 महीने से 9 महीने से 8 हो जाएगा। साल बोलिए, साल। 8 साल, यस। हाँ, 8 9 साल वर्ष 8 महीने महीने, से- 8 ना ना साल ना 8 ना महीने। ना 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 नहीं, मैडम, अंतर नहीं, 8 साल तो हो गए दशा के, और हाँ 8 महीने की हो गई अंतर दशा। हाँ, तो अब आपकी प्रत्यंतर का होएगा 8 या 24, 240 दिन, 240 में 12 का भाग देंगे तो ये 20 आएगा दिन। 20 दिन। जगदीश सेन साहब प्लीज जो है, आप बीच में आप में से कोई भी ना सॉरी सर, म्यूट कर लीजिए, क्योंकि अरे वो इसमें हाँ ना, 20 दिन, वो सब कैलकुलेशन में बोला जाता है 20 दिन। नहीं बिल्कुल ठीक आपने किया है, कैलकुलेट आपने बिल्कुल ठीक किया है। अब सपोजिंग ये मेष राशि है, तो आपसे ये जन्म की सपोज ये राशि है, तो पहली राशि की दशा इसकी होगी, मेष राशि की। ठीक है। इसके बाद अब आप बताइए कि ऑर्डर क्या चलेगा दशा का। दशा का मेष है तो 1 है, 1 2 3 ओड, तो वही चलेगा ना सर, जोड़ाई का। नहीं ना 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 ना, 9th हाउस को देखना है आपने। अच्छा 9th हाउस, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 में 9 कौन सी राशि? फिर आपने ये देखना है ना, 7 8 9 आपने बोला, तो 7 ऑड है, 9 ऑड है, तो ऑड हो गया। 9, हाँ तो ओड हो गया, ओड हो गया तो सीधे ही जाएंगे बस। सीधा जाएंगे। वो सर या मैं कंफ्यूजन नहीं पता। नहीं बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं है, आपने इसको देखना कैसे है। आपने, मैं एरीज को ऊपर कर देता हूँ, जो 1996 में इनको आई है। एरीज राशि के आपने, एरीज साइन से आपने नवम भाव की राशि देखनी है। नवम भाव के अंदर आपको मालूम है 1 2 3 और उसकी 7वीं राशियां 7 8 9, 1 2 3 7 8 9 ऑड साइंस है। ओके, हाँ नहीं वो तो ध्यान है, ओड साइन का ध्यान है। ऑड साइन हो गया, इसका मतलब ये जोडाइकल चलेगा। हाँ जोड़ाइकल चलेगा, वो भी ध्यान है। मतलब इसका मतलब है कि दूसरी जो दशा होगी वो दशा द्वितीय भाव की राशि की होगी, तीसरी दशा तृतीय भाव की राशि की होगी, चौथी दशा चौथे भाव की राशि की होगी, हाँ पांचवी। सर, ये तो मेष का ही है, तो वो जोड़ाइकल चार्ट के हिसाब से चलेगी सर, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो अब आपने ये मुझे बताना है, आपने मुझे और ये तो आपने बिल्कुल ठीक बता दिया कि 8 वर्ष की दशा, अंतरे 8 8 महीने के, और प्रत्यंतर इसका होगा 20 दिन का। ये कैलकुलेशन आपका करेक्ट है। अब सपोजिंग हमने इसके अंतरे निकालने हैं, तो हमें समझ में आ गया कि इसका जो पहला अंतर आएगा वो आएगा वृष राशि का। तो इसको कंफर्म कर लेते हैं कि वृष राशि आ रही है कि नहीं। यहाँ पे आ रही है, पहला अंतर वृष का आ गया, दूसरा मिथुन का आ गया, तीसरा कर्क का, चौथा सिंह का। तो आपने बिल्कुल ठीक किया है। अब हमने इसमें निकालना है, सपोज हम टॉरस राशि से हमने इसका प्रत्यंतर निकालना है। तो प्रत्यंतर जो आप निकालेंगे, प्रत्येक प्रत्यंतर 20 दिन का होगा, ये तो कंफर्म है, आपने कैलकुलेट कर लिया है। तो अब आप मुझे बताइए कि वृष राशि में आपने ये, इसमें प्रत्यंतर कैसे चलेंगे? सव्य अपसम। सर मुझे ये नहीं आ रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। ये कैसे होता है, इसके आपने 9th हाउस में देखना है। 9th हाउस में कौन सी राशि है? 10वीं मकर राशि, मकर राशि। तो ये कौन सा ग्रुप हुआ? 10 9 10 11 नहीं 10 11 12, तो ये हो गया इवन, और इवन है तो एंटी जोडाइकल चलेगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, एंटी जोडाइकल चलेगा। तो इसका मतलब है इसका जो पहला प्रत्यंतर आएगा वो किसका आएगा? मेष का।
12वें भाव की राशि का, दूसरा 11वें भाव की राशि का, तीसरा 10वें भाव की राशि का, चौथा 9वें भाव की राशि का। अब देखते हैं इसमें कि ऐसा आ रहा है कि नहीं। अब देखिए आ रहा है ना, एरीज आ रहा है पहला प्रत्यंतर, दूसरा प्रत्यंतर फिर आ रहा है मीन राशि का, तीसरा आ रहा है कुंभ राशि का, चौथा आ रहा है मकर राशि का, पांचवा आ रहा है धनु राशि का। बिल्कुल आपको ठीक आ गया। एक चीज मैं पूछूं? हाँ, सर ये आपने ये कैसे बताया कि ये यहाँ पे मेष राशि का आ रहा है ये पहला? वो ये इसलिए 10 आप ही ने खुद बताया ना, यहाँ पे क्योंकि तो मकर इसके राशि है, इवन हो गया, एंटी जोडाइकल चले गए, इसके बाद ये मेष का कैसे हो, ये पता कैसे चला? ऐसे है ना, क्योंकि आपने स्वयं कहा जिस भी राशि का निर्धारण करना होता है उस राशि को हाँ, आप लग्नवत करते हैं। अब अच्छा, आपने इसके प्रत्यंतर निकालने हैं वृष के, तो आप हाँ, क्या करेंगे, उसके 9th हाउस में देखेंगे कि हाँ वो राशि हाँ और वो तो क्लियर इवन। है। हाँ, अब चूंकि इवन राशि है तो इवन का मतलब ये एंटी जोडाइकल। हाँ, और फिर अपन यहीं क्यों रुक गए? एक पे क्यों रुक गए? एक पे ही जाना पड़ेगा? नहीं, पूरा जाएंगे हम, यहाँ तक जाएंगे पूरा। आप देखिए पूरा गए हैं नहीं ये। जैसे नहीं, आपने पहली दशा जो बताई ना वो मुझे समझाओ कि यहाँ पे पहली दशा पहली कैसे दशा, होगी? पहली दशा जो है वो 12वें हाउस की होती है। एंटी अच्छा, जोडाइकल में 12वें हाउस की दशा पहली होती है पढ़ने वाली राशि की, दूसरी दशा अच्छा, 11वें हाउस की, हाँ, फिर 10th की, फिर 9th की, फिर 8th की, फिर 7th की, फिर 6 की, 5 अच्छा, की, 4 की, 3 की, 2 की, फिर 1 की। गुरुजी ठीक है ये सर। तो प्रत्यंतर हुई ना? हाँ, प्रत्यंतर हुआ। तो वही टॉरस के हाँ, प्रत्यंतर ही तो निकाल रहे हैं हम। नहीं वो अब तो ठीक है। आप अंतर गए थे कि पहली अंतरदशा। अच्छा, ये स्लिप ऑफ टंग होगा, हम प्रत्यंतर की बात कर रहे कोई हैं। बात कोई बात नहीं, कोई बात। इसमें आप देखें प्रत्यंतर दशा में कि आप जैसे आप देख रही हैं कि टॉरस का जो प्रत्यंतर है वो सबसे लास्ट में आ रहा है। ठीक है सर। हाँ, 12 में। गणत्री जी आपको ना एक और करना होगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ थोड़ा सा आपको ना परेशानी आ रही है। अब हम इस वाले राशि को देख लेते हैं। सर मैं कल होमवर्क करके अगली बार नहीं होमवर्क करके नहीं, आप आऊंगी। चिंता नहीं करो, मैं बताऊंगा। आई एम गोइंग टू हेल्प यू आउट। आपको इसमें कोई परेशानी नहीं होने वाली। बस आप मुझे एक वो कर दो, फिर हम राजयोग की शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि 9:30 बजे आज मैंने क्लास को बंद कर देना है, एग्जैक्टली हाँ 9:30 हाँ पे। ठीक है सर। हाँ, तो इसलिए बस ये लास्ट सर आपने किसी और करना है। को आपको ना। हाँ, आप ये लियो का बताइए मुझे, लियो हाँ, की दशा कितनी वर्ष की होगी? सिंह लियो की दशा कितने वर्ष की होगी? लियो में महादशा। 5 4 5 6। इसका स्वामी कौन हाँ, है पहले आप हाँ वही बताइए। दशा मतलब हाँ हाँ लियो। अब मैं बार बार सिंह ही बोलूंगी तो चलेगा? सिंह ही है किसका? लियो सिंह हाँ, है, सिंह 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 है, बोलिए, सिंह सिंह है बोलिए। उसका स्वामी। तो वो स्वामी आमी नहीं याद है मुझे। सिंह का स्वामी है आप बताओ। सूर्य। सूर्य। अब आपको एक सूर्य ही है। हाँ असाइनमेंट। मैंने को वापस सूर्य बोलती है, मैंने कहा आप सबका सूर्य बताओ। ठीक है सूर्य। तो पर ये 5वीं राशि है तो 4 5 6 वाले ग्रुप में आएगी। और 4 5 6 मतलब इवन। और इवन मतलब ओड मतलब सीधा, इवन मतलब उल्टा, एंटी जोडाइकल जाएंगे। तो फिर कहाँ जाना है? सूर्य कहाँ बैठे हैं? सूर्य महाराज जी रहे। ओ बाबा, तो ये तो गए 11वें घर में गए, नहीं, उल्टे 12वें चले में गए। गए ना, यहाँ से 12वें में गए। हाँ यहाँ से 12वां, हाँ 12वें घर में गए और और 12वें में 12 महीने से एक तो 11 वर्ष की हो जाएगी। बिल्कुल ठीक। तो अंतरे कितने वर्ष के होंगे? वो 11 वर्ष की तो हो गए दशा, महादशा, फिर अंतरदशा हो गई 11 महीने की। हम्म, और 11 × 33 इसलिए 330। 330 बटे 12 तो 12 तिया 36। 27 दिन और 12 घंटे। ठीक है सर। हाँ 27 दिन 12 घंटे के प्रत्यंतर होंगे। अब आप प्रत्यंतर ये मुझे होंगे। बताइए कि जो लियो राशि की दशा के, पहली दशा तो जन्म राशि की भी लियो की हो गई। तो अब पहले हाँ दूसरी दशा का निर्धारण कैसे होगा? वो 9वें घर में जाएंगे वापस, तो यहाँ से 9वें में गए तो पहले मेष राशि में है तो ये यहाँ हो गया एक। एक हो गया तो 1 2 1 3 2 क्या है? 3 1 2 3 ये हो गए ओड। हम्म, ओड है तो हमको जाना है सीधा बिल्कुल जोड़ाइकल की। ठीक है। बिल्कुल। तो उसका मतलब है कि दूसरा जो अंतरा होगा वो 1 धनु 2 भाव की राशि 3 का 4 होगा। 5 6 6 6 माइनस 1 तो 5। ये क्या कर 5 रही हैं? है। ये क्या कर रही हैं? अच्छा
तो आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुकी हैं कि 12 माइनस 1 11 वर्ष की दशा है, 11 महीने का अंतरा है और 27 दिन 12 घंटे का प्रत्यंतर है, वो तो आप कर चुकी हैं। अच्छा अच्छा, ये ओ सॉरी, एक मिनट, 1 2 3, तो ये हो गए ये ओड एंटी जोडेकल की जोडेकल जाना है, जोडेकल ही जाना है ना सीधा, जुडाइकल जाना है, तो इसका मतलब दूसरा अंतरा आएगा वो द्वितीय भाव की राशि का आएगा, तीसरे भाव की राशि का तीसरा अंतरा होगा, चौथे भाव की राशि का चौथा अंतरा होगा, पांचवें भाव की उसमें भी वापस सूर्य को ही देखना है कि सूर्य के पास ही जाना है? नहीं, यहाँ से सूर्य के पास ही जाना है? नहीं जाना है। सूर्य का काम तो खत्म हो गया, वो तो आपने वर्ष निकाल लिए, बस सूर्य को आप भूल जाए। वो नहीं, पर जैसे ये एक से चले ना अपन, एक से अपन आप में ओड में अपने को बोल रहे हैं आप जोडेकल जाना है, तो फिर कैसे जाएंगे, कहाँ तक? यहाँ से शुरू करेंगे ना काउंटिंग। जन्म राशि की दशा पहली हो गई, दूसरी दशा कौन सी होगी? द्वितीय भाव की राशि, फिर तृतीय भाव की राशि की, तो उसका मतलब पहली दशा हो गई सिंह की, दूसरी दशा कन्या की, तीसरी दशा तुला की, चौथी दशा वृश्चिक की, पांचवी दशा धनु की, छठी दशा मकर की, सो ऑन सो फोर्थ। तो अब आप देखिए लियो से पहली दशा कौन सी है? वर्गो है, यही आपके कन्या है, दूसरी दशा आपकी लिब्रा है, और ये कितना है? 11 माह की दशा है। 11 माह देखिए आप 7 अक्टूबर 14 से शुरू हुई, 7 सितंबर 2015 तक, 2 माह यहाँ है, 9 माह यहाँ है, 9 2 11 माह की हो गई। अब हमें जो है ये निकालना है, अब ये इसका हमें प्रत्यंतर निकालना है कन्या का। अब प्रत्यंतर आप निकालिए कन्या का प्रत्यंतर। अब ये प्रत्यंतर तो आपको मालूम चल गया कि 27 दिन और 12 घंटे का हुआ, 48 दिन 12 घंटे, कितना 27 दिन 12 घंटे का है। अब इसके जो प्रत्यंतर कैसे चलेंगे, तो आपने कैसे देखना है? प्रत्यंतर फिर नवम में जाएगी, नवम भाव की राशि को देखना। नवम भाव में जाना, ठीक है प्रत्यंतर के लिए वापस नवम भाव में जाना, ठीक। तो आप बताइए नवम में कौन सी राशि है? दूसरी राशि है वृष राशि, है ना? वृष राशि से शुरू होगा। नहीं, 1 2 3 कौन सा ग्रुप है? 1 2 3 ये है ओड में जाएंगे, इवन में जाते हैं एंटी जोडेकल, और इसमें जाएंगे जोडेकल, ठीक है। तो जोडेकल का मतलब हो गया कि जो पहला प्रत्यंतर होगा वो किस भाव का होगा, किस भाव की राशि का होगा? पहले भाव का 6। किस भाव का? द्वितीय भाव का। इसका जो अंतरा है, इसका जो प्रत्यंतर आएगा वो लास्ट में आएगा, सबसे लास्ट में। तो ठीक है, दूसरे भाव में है, तो यहाँ पे है 7वीं राशि तुला। ओके। तुला के बाद वृश्चिक का प्रत्यंतर आएगा, फिर आएगा धनु का, फिर मकर का, फिर कुंभ का। अब हम देखते हैं कि इसमें ऐसा है कि नहीं। हाँ देखिए आ गया ना लिब्रा, यानी कि तुला का पहला अंतर है, फिर स्कॉर्पियो का है, फिर सैजिटेरियस का है, फिर कैप्रिकॉर्न का है, फिर एक्वेरियस का है, फिर पाइसेस का है, एरीज का है। आ गया ठीक। अच्छा अब आप म्यूट हो जाइए, और कुछ लोगों ने हाथ खड़े किए हैं, मैं उनके पास में आता हूँ। हाँ जी, किसके साथ हाथ खड़ा किया? हाँ लक्ष्मी बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन ये है सर कि अगर हम लग्न से नवम भाव में चेक करते हैं कि कौन सी राशि है, तो ये मेथड के.एन. राव साहब का है कि बी.वी. रमन जी का है? के.एन. राव साहब। ओके सर, थैंक यू। इसमें क्या है कि के.एन. राव साहब ने जो मेथड बनाया है वो ये मेथड है कि अंतरदशा हो या प्रत्यंतर दशा हो, किसी का भी कैलकुलेशन इस तरीके से करना है कि जिस राशि का आप प्रत्यंतर बना रहे हैं या जिस राशि का आप अंतर देख रहे हैं, उस राशि से नवम भाव की राशि को आपने देखना है। तो इस वजह से हमने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या किया है कि उस राशि को हम लग्नवत कर देते हैं। तो आपको 9th हाउस आप इमीडिएटली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अदरवाइज आपको क्या करना होगा कि एक पेन लेके आपको फिर गिनना पड़ेगा वहां से राशि से। अगर जब आप बहुत प्रैक्टिस में आ जाएंगी तब तो आपको फिर लग्नवत करने की भी जरूरत नहीं होगी। आप छठे भाव में अगर की राशि का आप निकाल रहे हैं तो छठे भाव से आपको 9th हाउस आप काउंट कर लेंगी। लेकिन हम क्यों लग्नवत कर रहे हैं? क्योंकि ये सिंप्लीफाइड और बड़ा इजी हो जाता है कि नवम भाव आप जानते हैं, 10वें के नीचे वाला भाव है नवम भाव, नवम त्रिकोण का भाव आप जानते हैं,
वहां पे आपने देखना है कि ऑड साइन है कि ऑड ग्रुप की राशि है या इवन ग्रुप की। अगर आपने देख लिया कि ऑड ग्रुप की है तो इसका मतलब है जोडाइकल ऑर्डर है, अगर इवन ग्रुप की है तो एंटी जोडाइकल है। और इसका निर्धारण इतना सिंप्लीफाइड है, 1 2 3 राशि और उससे 7वीं 7 8 9 ये सारे ऑड ग्रुप है, 1 2 3 7 8 9 और 4 5 6 10 11 12 ये आपके इवन साइन हो गए, इवन ग्रुप्स हो गए। और इसको समझने का सबसे आसान तरीका होता है कि चार ग्रुप बने हैं 3 राशियों के, अगर 2 राशियां ऑड हैं तो तीसरी भी ऑड है। 1 2 3 में 1 और 3 ऑड साइंस हैं तो 2 ही ऑड साइन है। 9:30 बजे मैंने क्लास को क्लोज करना है। अभी मैं आपको जो राजयोग के ऊपर जो है मैं आपको प्रिलिमिनरी डिस्कशन आपसे शुरू करने जा रहा हूँ। तो ये सारे पॉइंट आपके कवर होंगे इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। जब हम इस अप्रोप्रिएट पॉइंट पर आएंगे, जब हम इस पॉइंट पे जब हम आएंगे तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अभी ये थोड़ा प्रीमेच्योर हो जाएगा क्योंकि हमें पूरा ही मॉड्यूल समझना है। कोई बात, नो प्रॉब्लम। अब देखिए, हमने जो चीज हमने करनी है आज उसको समझ लेते हैं। इसमें क्या है कि सबसे पहले हमें जो समझना है कि पहले तो मैंने आपको जैसे कल बताया था कि 4 दशाओं के अंदर आपको इसके जेमिनी के राजयोगास में बहुत आसानी क्या पड़ती है कि पहली बात तो है कि जेमिनी के राजयोगा सबसे पहले आपको देखने होते हैं लगन कुंडली से। इसके अलावा फिर आपने देखने होते हैं नवमांश कुंडली से और दृष्टिकांड कुंडली से, उन्हीं राजयोगास को। इसके अंदर राजयोगाकारी जो प्लैनेट्स हैं, उन राजयोगाकारी प्लैनेट्स, योगाकारी प्लैनेट्स की डिस्टिंक्टिव नेम्स दिए गए हैं। जैसे इसमें डिस्टिंक्टिव नेम्स का मतलब है इसके जो नाम हैं वो अपने आप में बहुत ही एक बार आपको आदत पड़ जाएगी तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। जैसे कि पाराशर ऋषि ने अपने योगाकारी प्लैनेट्स दिए थे, तो योगाकारी प्लैनेट्स को बहुत शक्ति प्रदान की गई थी। जिस कुंडली में जैसे शनि के लग्नों में शुक्र योगाकारी होते हैं, तो शुक्र जो है शनि के लग्नों में बहुत अच्छे फल देने वाले होते हैं। इसमें इन्होंने क्या किया है कि किसी लगन विशेष से संबंधित नहीं किया है, इसमें हर कुंडली के ऊपर ये नियम लागू हो जाते हैं। इसमें जो नाम है वो है कर्ता, केवला, योगदा, 3। और ये तीनों के तीनों एक से बढ़ के एक फल देने वाले होते हैं। तो इसमें इन्होंने सबसे आसान क्या कर दिया है, आपको जैसे नाम है वो नाम ही इंडिकेटिव है। कर्ता का मतलब होता है, अगर हम आपसे पूछें कि आपकी इंडस्ट्री में कर्ता कौन है, कर्ता का मतलब है कि हु इज द पर्सन हु इज कॉलिंग शॉट्स। क्या बोलेंगे आप कि भाई आपको जो है कौन ऐसा व्यक्ति है इसमें जो की इंडिकेटिव है, की इंडिकेटर है। तो उसी तरीके से कर्ता प्लैनेट है। कर्ता प्लैनेट को समझने का तरीका यह है, जो भी ग्रह लगन या 7th हाउस से आपकी कुंडली में जुड़ा हुआ है, उसको जोड़ने का जो तरीका है वो भी आसान रखा है। वो चाहे राशि परिवर्तन के द्वारा जुड़ जाए, या वहां पे बैठ के जुड़ जाए, या वो जो है एस्पेक्ट के द्वारा, जेमिनी के एस्पेक्ट से जुड़ जाए। अगर वो जुड़ जाएगा तो वो आपका कर्ता ग्रह होगा। और वो कर्ता ग्रह आपको जब भी कभी उसकी राशियां जो है आपके जन्म की मतलब उसमें 4 दशाओं में आएंगी तो आपको वो बहुत उठाता है। अब देखिए, मैं आपको ना इसका एग्जाम्पल एक मैं हॉरोस्कोप के साथ में दिखाता हूँ, उससे आपको ये चीज काफी क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले जो है हम नियम को पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमें इस वाले विंडो को हमें क्लोज करना होगा। कर्ता जो प्लैनेट है वो प्लैनेट लगन या 7th हाउस से एसोसिएटेड होता है। और मैंने आपको एसोसिएशन का बताया। एसोसिएशन जो है राशि के नाथ से हो, चाहे उसके राशि के नाथ के वहां बैठने से हो, या राशि के नाथ से दृष्टि हो, या राशि परिवर्तन के द्वारा हो, या प्लैनेट के स्वयं के बैठने से हो, या प्लैनेट के एस्पेक्ट से हो। अगर वो प्लैनेट आपका कर्ता है तो वो हमेशा आपको जीवन पर्यंत आपको सुख देता है। इसके बाद फिर जो केवला है,
केवला ये मझधार में से निकालने वाला है, और इसका केवला जो प्लैनेट है ये आपकी कुंडली के अंदर जो भी चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं उस राशि के साथ, राशि के स्वामी के साथ संबंधित भी होगा, तो साथ में लगन के साथ भी संबंधित होना चाहिए, तब ये केवला की डेफिनेशन में आता है, और ये इससे ज्यादा सुपीरियर क्वालिटी का हो जाता है। ये लॉर्ड ऑफ द मून साइन का मतलब है आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं उस राशि के स्वामी तथा लगन के साथ में इसका संबंध होना चाहिए। अगर इस तरह का संबंध अगर ये बनेगा तो ये केवला प्लैनेट है, और ये जब भी आपकी दशाओं में आएगा तो आपको बहुत काफी एबेंडेंट लाभ आपको क्रिएट करता है। उसके बाद आता है योगदा। योगदा 1 कौन सा है? जो आपका प्लैनेट जो है लगन के साथ भी संबंधित है, मून साइन के लॉर्ड के साथ भी संबंधित है, और चंद्रमा के साथ भी संबंधित है। आप एक बात देख रहे हैं कि इसमें क्या है, एक कंडीशन और बढ़ती जा रही है। यहाँ पे तो लॉर्ड ऑफ द मून साइन लगना था केवला में कि मून साइन का जो स्वामी है वो और लगन के साथ उसका संबंध होना चाहिए। योगदा 1 में क्या है कि मून साइन के साथ तो संबंधित होना चाहिए और लगन के साथ संबंधित होना चाहिए, तो वो केवला की डेफिनेशन वाला तो आ गया। अब यहाँ मून से भी संबंधित होना चाहिए, तब वो योगदा 1 हो गया। योगदा 2 क्या है कि जो प्लैनेट एसोसिएटेड है वो लगन के साथ आपके नेटल चार्ट में, राशि के चार्ट में हो संबंधित, और वही ग्रह आपका नवमांश लगन में संबंधित हो, नवमांशा के चार्ट में नवमांश के लगन में हो। यानी योगदा 2 जो है इससे सुपीरियर हो गया। ये ऐसा ग्रह है जो कि ग्रह आपके राशि चार्ट के अंदर आपके लगन से संबंधित है, और मैंने आपको बताया जो संबंध है वो संबंध चाहे राशि परिवर्तन का हो या डिस्पोजिटर का हो या दृष्टि का हो, इस तरह का कोई भी संबंध है, या उसके स्वयं उसके वहां बैठ जाने का हो। इसके अलावा नवमांश में भी वो नवमांश के लगन से संबंधित होगा, तो ये योगदा 2 हो जाएगा। ये ग्रह आदमी को बहुत बड़े स्तर पर धन और अपने कारकत्वों के सुख प्रदान करता है। उसके कारकत्व में जो जो चीजें आएंगी वो सारी चीजें उसको सुख के रूप में उसके जीवन पर्यंत मिलेंगी। अब योगदा 3 जो है वो प्लैनेट क्या है कि आपका लगन की राशि के, मतलब राशि चार्ट के लगन से संबंधित है, और दृष्टिकांड चार्ट के दृष्टिकांड लगन से संबंधित है। ये योगदा 3 है, इसे भी काफी पावरफुल माना गया है। इसके बाद योगदा 4 क्या है? ये सबसे सुपरलेटिव प्लैनेट है जो कि आपकी राशि चार्ट में लगन से संबंधित है, दृष्टिकांड चार्ट में दृष्टिकांड के लगन से संबंधित है, नवमांश चार्ट में नवमांश के लगन से संबंधित है। अब मैं आपके सामने इसमें कुंडली में आपको एक दिखाता हूं, और मैं व्लादिमीर पुतिन और इनकी कुंडली में भी ये दिखाऊंगा। पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मेरे जीवन में सबसे ज्यादा जो मैंने काम किया है वो शुक्र के क्षेत्र में किया है। यानी कि मैं हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के अंदर, एडवर्टाइजमेंट के सेक्टर के अंदर, रेवेन्यूज के बेसिस के कंपनीज के अंदर मैंने काम किया है, जो कि शुक्र का क्षेत्र है। और अब आप मेरे शुक्र को देखिए, ये मेरा शुक्र है। इसका शुक्र का संबंध लगन से कैसे बन रहा है? क्योंकि लगन का स्वामी की इस पे दृष्टि है। लगन का स्वामी कहाँ है? फिक्स्ड साइन में बैठा है, फिक्स साइन में बैठा है, और ये जो है चर राशि में बैठा है। तो फिक्स साइन चर को देखती है, चर साइन जो है फिक्स को देखती है। तो हमेशा जैमिनी ज्योतिष में म्यूचुअल एस्पेक्ट होता है। एक तो ये संबंध बन गया इसका। अब 7th के साथ इसका संबंध कैसे बना? लगन के साथ भी संबंध है और 7th के साथ भी संबंध है। तो 7th के साथ कैसे बना संबंध? क्योंकि चंद्रमा और शुक्र का राशि परिवर्तन है, तो 7th हाउस से संबंधित हो गया। दूसरा, मून के साइन का लॉर्ड, इसमें मैंने आपको बताया था मून साइन के लॉर्ड का संबंध और मून के साथ संबंध अगर होता है तो योगदा 1 बन जाता है। ये मैंने आपको जो इसमें नियम बताया था, वो नियम ये था कि ये कर्ता तो ये यहीं से हो गया। ये प्लैनेट जो शुक्र है प्राथमिकी में कर्ता कैसे बना? कर्ता जो है वो प्लैनेट जो कि लगन और 7th हाउस से संबंधित होता है। अब आप इसको देखिए कि आप लोगों को ये दिख रहा है क्या स्क्रीन? जी सर। जी जी सर। किस तरह से ये कर्ता बन गया? क्योंकि लगन के साथ किस तरह से संबंधित हुआ? लगन के स्वामी के साथ में इसकी म्यूचुअल एस्पेक्ट है।
ये लगन के स्वामी को देख रहा है और लगन का स्वामी इसको देख रहा है। दूसरा, ये लगन के स्वामी का राशि का नाथ हो गया, तो इसलिए डबल तरीके से ये लगन से जुड़ गया। दूसरा, इसका जो संबंध बना वो 7th हाउस से भी बन गया, क्योंकि 7th का स्वामी जो है वो मतलब इसकी राशि में बैठा है और ये 7th के स्वामी की राशि में बैठा है। मतलब आप ये देखिए, जो शुक्र है और चंद्रमा का राशि परिवर्तन है, शुक्र चंद्रमा की राशि में है और चंद्रमा शुक्र की राशि में है, तो इसका मतलब प्रथम भाव और सप्तम भाव से संबंधित हो गया, तो ये कर्ता हो गया। अब जो दूसरा नियम था वो केवला का, ये केवला भी कैसे बन गया कि लॉर्ड का जो मून साइन का जो लॉर्ड है वो उसका जो एसोसिएशन लगन के साथ होना चाहिए। तो अब आप इसको देखिए कि किस तरीके से इसका संबंध बन रहा है। मून साइन का जो लॉर्ड है उसका लगन के स्वामी से संबंध होना चाहिए। मून साइन का जो लॉर्ड है वो शुक्र है, उसका लगन के स्वामी के साथ में संबंध बनता है, तो इसका संबंध म्यूचुअल एस्पेक्ट से बन रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये केवला भी हो गया। अब इसके बाद आपने इसको देखना है ये योगदा वन कैसे बन गया कि लॉर्ड ऑफ द मून साइन लगन के साथ भी संबंधित हो और चंद्रमा के साथ भी संबंधित हो। तो आप इसमें देखिए, लॉर्ड ऑफ द मून साइन शुक्र जो है लगन के साथ भी संबंधित हो रहा है म्यूचुअल एस्पेक्ट से, और चंद्रमा के साथ भी संबंधित हो रहा है राशि परिवर्तन से, तो ये योगदा वन भी बन गया। अब इसके बाद क्या है कि ये नेक्स्ट ऑर्डर पे योगदा 2 कब होता है कि वही जो एक ग्रह अगर लगन राशि चार्ट पे लगन से संबंधित होता है और नवमांशा के चार्ट में नवमांशिका के लगन से संबंधित होता है। तो हम फिर इस पे जाते हैं, तो ये जो शुक्र है लगन के चार्ट में, ये शुक्र मेरा लगन के स्वामी से संबंधित है म्यूचुअल एस्पेक्ट से। अब आप इधर नवमांश के चार्ट में आइए, नवमांश के चार्ट में आप लग्नेश हो गया, ये खुद लग्नेश भी हो गया और इसका राशि परिवर्तन भी हो गया शनि के साथ। यानी राशि परिवर्तन की स्थिति में दोनों ग्रह दोनों के दोनों मकानों पे जा सकते हैं, यानी कि वो स्वग्रही स्थिति में आ जाते हैं। तो इसका मतलब ये योगदा 2 हो गया। अब इसके बाद जो है, इसके बाद नेक्स्ट इन ऑर्डर ये है योगदा 2 के बाद में योगदा 3। जो प्लैनेट है वो अगर राशि के चार्ट में लगन से संबंधित हो और दृश्यकांड के चार्ट में दृश्यकांड के लगन से संबंधित हो, तो आप पुनः इस पे आ जाइए। दृश्यकांड चार्ट ये बना हुआ है, ये लगन के, उसमें तो मैंने आपको बता दिया कि म्यूचुअल एस्पेक्ट से ये लगन के साथ में संबंधित है। यहाँ आप देखिए दृश्यकांड चार्ट में वो लगन से कैसे संबंधित हो रहा है, क्योंकि इसको जैमिनी दृष्टि मिल रही है। ये एक द्विस्वभाव राशि में है दृश्यकांड में। दृश्यकांड चार्ट आपको दिख रहा है मेरा, धनु लगन का है जिसमें गुरु लगन पे बैठे हैं और शुक्र उच्च के होके चतुर्थ पे बैठे हैं। तो शुक्र की दृष्टि किस किस पे होगी, सप्तम भाव पे होगी, दसम पे होगी और लगन पे होगी। लगन पे, तो लगन पे ये जैमिनी की दृष्टि हो गई, तो उसका मतलब दृश्यकांड चार्ट में भी इसका संबंध शुक्र का लगन के साथ हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये अब आपका ये योगदा 3 भी बन गया। अब इसके बाद योगदा 4 कैसे बनता है, क्योंकि इसका ये प्लैनेट जो है लगन के चार्ट में राशि चार्ट में लगन से संबंधित हो, दृश्यकांड लगन में दृश्यकांड के लगन से संबंधित हो, नवमांशा लगन में नवमांशा के लगन से संबंधित हो। तो मेरा जो ये प्लैनेट बना आपका ये योगदा 4 बन गया, सुपरलेटिव क्वालिटी का बन गया शुक्र। आप देख रहे हैं कि नवमांश के चार्ट में भी ये लगन से संबंधित है, दृश्यकांड के चार्ट में भी लगन से संबंधित है और लगन के चार्ट में भी लगन के स्वामी से संबंधित होकर ये लगन से संबंधित हो गया। तो इस वजह से ये जो योगदा 4 की श्रेणी में आ गया। तो इसने जीवन पर्यंत जो है मुझे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में, एडवर्टाइजमेंट के सेक्टर में, रेवेन्यू बेस्ड कंपनीज में इसने मुझे जॉब दिया। इसके अलावा लगातार हमारा जो है विवाह के बाद से पत्नी ने ब्यूटी पार्लर चलाया, वहां से हमें अच्छी आय हुई। तो ब्यूटी पार्लर भी शुक्र से आता है। और इसने ये ज्यादा ही पावरफुल हो गया था तो 2 प्यारी प्यारी बिटिया दे दी, क्योंकि शुक्र जो है फीमेल संतति का भी कारक बन जाता है। तो कहने का मतलब है, और पत्नी मुझे काफी अच्छी दी। तो मतलब कहने का मतलब है कि मुझे जो है पत्नी ऐसी दी जो कि कभी मुझसे बहस नहीं करती, क्योंकि वो सिर्फ
एक ही लाइन कहती है, वो कहती है कि तुमसे बहस पे कोई नहीं जीत सकता, तुमसे क्या बहस करना। आपको भी शब्द मिल रहे हैं सर उनकी तारीफ के लिए। तो मतलब बहुत अच्छा स्वभाव मिला। तो जो शुक्र का जो योगदा 4 हो जाने की वजह से इसका मुझे बहुत, और मैं आपको एक्चुअली बताऊं, मुझे बचपन से हमें बहुत गाड़ियां मिली। पिताजी तो सरकारी गाड़ियां मिलती ही थी। इसके अलावा मैं जिस समय मैं जॉब में आया तो मैंने उन दिनों मारुति लॉन्च हुई थी, तो मैंने 1986 में ही मारुति ले ली थी। तो जब मेरा विवाह हुआ तो उस समय मेरे पास मारुति 800 थी विदेशी। और हमेशा मुझे जो है पूरे जिस तरह के भी आप जो है लग्जूरियस लाइफ लीड करने की बात करेंगे तो वो उस तरह का मुझे एक आशीर्वाद शुक्र से मिला। अब अगर मैं विमचोत्री और पाराशरी सिस्टम से देखता हूं तो ये शुक्र मेरा मार्केश हो जाता है प्रबल मेष लगन में, द्वितीय और सप्तम का स्वामी होके। तो क्या मैं इसको मार्केश मानूं कि इसको योगदाचार मानूं? तो मैं तो वही मानूंगा जिसमें मेरे दिल में खुशी आती हो, तो मैं तो उसको योगदाचार करके प्रणाम करता हूं। अब मैं आपके सामने व्लादिमीर पुतिन की हॉरोस्कोप में दिखाता हूं, क्योंकि मैं तो एक साधारण सा व्यक्ति हूं। अब ये व्लादिमीर पुतिन साहब की हॉरोस्कोप में हम केवला कर्ता केवला योगदा 1 2 3 4 इसको प्रैक्टिस करेंगे। तो आप इसको देखिए, इसमें कर्ता प्लैनेट जो है वो उसकी डेफिनेशन आप जानते हैं। कर्ता प्लैनेट जो है वो लगन और 7th हाउस से एसोसिएटेड जो प्लैनेट होता है उसी को कर्ता प्लैनेट करते हैं। तो इसके ये 3 कर्ता प्लैनेट हो गए। एक मिनट, सॉरी, पहले इनकी लगन की कुंडली बनाते हैं। लगन इनका ये है तुला, आई एम सो सॉरी, तुला लगन के हैं, मलव्य महापुरुष योग बन रहा है। और अब हमें देखना है शुक्र इनके लगन से संबंधित है, तो क्या ये शुक्र इनके सप्तम भाव से संबंधित है? नहीं। सप्तम भाव से संबंधित इनको सप्तम भाव पे दृष्टि कौन देगा? ये तो देगा नहीं चंद्रमा, और कोई ग्रह इनका फिक्स साइन में नहीं बैठा है। लेकिन इनका चंद्रमा और शुक्र का आपस में म्यूचुअल एस्पेक्ट है। तो ये दूसरी जो कैटेगरी है केवला कैटेगरी में आ गए। केवला लॉर्ड ऑफ द मून साइन एसोसिएटेड विद द लग्ना। तो आप एक बात देखें कि व्लादिमीर पुतिन का लॉर्ड ऑफ द मून साइन कौन है? मून साइन का स्वामी कौन है? शुक्र है। और वो शुक्र इनका लगन से संबंधित हो गया, तो ये केवला में आ गया। मतलब ये शुक्र इनका जो कि मलव्य पंच महापुरुष योग भी बना रहा है, लेकिन वो पाराशरी का लॉ है, उसको हम हाईलाइट ना करेंगे तो ज्यादा ठीक है। लेकिन ये केवला हो गया तो बहुत अच्छा हो गया। अब हमें देखना है जो योगदा प्लैनेट्स इनके उसमें क्या हैं। तो योगदा 1 में क्या होता है? लॉर्ड ऑफ द मून साइन जो होता है उसका लगन और चंद्रमा से संबंध होना चाहिए। देखिए इनकी कुंडली में आपको साफ दिख रहा है कि इनकी कुंडली में ये योगदा 1 कैसे बन गया कि लॉर्ड ऑफ द मून साइन का जो लॉर्ड है उसका संबंध जो है लगन से भी है और चंद्र से भी है। चंद्र से संबंध कैसे है? म्यूचुअल एस्पेक्ट की वजह से, क्योंकि ये जो 4 राशियां हैं ये स्थिर राशियों को देखती हैं, स्थिर राशियां 4 राशियों को देखती हैं। अब इसके बाद हमने देखना है कि इनकी कुंडली में जो योगदा 1 तो बन गया। अब इसके बाद हमने देखना है योगदा 2। योगदा 2 में क्या है कि जो ग्रह है वो राशि कुंडली के अंदर में लगन से संबंधित हो, नवमांश कुंडली में नवमांश से संबंधित हो। योगदा 3 में होता है कि राशि कुंडली में राशि के लगन से संबंधित हो, दृष्कांड कुंडली में दृष्कांड के लगन से संबंधित हो। तो योगदा 2 और 3 को हम देखते हैं। तो आप यहाँ पे देखें, ये जो शुक्र इनका है, ये शुक्र इनका यहाँ पे लगन से संबंधित है, और ये शुक्र इनका नवमांश के अंदर लगन से संबंधित हो गया। कैसे हुआ डॉक्टर विनयशील, आप समझ पा रहे हैं? ये ड्यूअल साइन है, तो व्लादिमीर पुतिन एक दूसरे को देख रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, यानी कहने का मतलब है मीन में बैठा हुआ ये कर रहे हैं। उच्च का शुक्र जो है वो उसके लगन को भी देख रहा है, दसम को भी देख रहा है और सप्तम को भी देख रहा है। अब आप आइए इनके दृष्कांड चार्ट में, तो ये तो योगदा 4 हो गया, यानी कि इनका जो शुक्र है वो शुक्र यहाँ पे बैठा है फिक्स साइन में, और जो दृष्कांड का चार्ट है उसमें ये 4 राशि है।
चर राशि है तो यानी कि मूवेबल है, तो फिक्स से मूवेबल पर दृष्टि पड़ती है, तो इसका मतलब दृष्टि का ये लगन का संबंध बन जाता है। तो इसका मतलब है योगदा 4 हो गया। ये राशि चार्ट में ये जो शुक्र है वो लगन से संबंधित है, नवमांश चार्ट में पुनः लगन से संबंधित है, और ये शुक्र जो है पुनः लगन से संबंधित है दृश्यकांड में। ये योगदाचार हो गया। योगदाचार का मतलब है कि ये प्लैनेट इनका बहुत पावरफुल हो गया। अब मैं यहाँ पे कॉम्पोजिट टेक्निक्स में ये आपसे कह सकता हूं कि कॉम्पोजिट में आप ये मलव्य पंच महापुरुष योग को भी देखेंगे। तो अगर आपने कॉम्पोजिट में देखा तो अब आप ये कह सकते हैं कि ये जो शुक्र है जो कि मूल त्रिकोण राशि का है, यहाँ उच्च का भी हो गया है। ये मूल त्रिकोण और उच्च वाला तो जैमिनी ने पाराशर ऋषि से टोटल बोरो कर लिया है, मतलब यानी कि वो पूरा ही बोरोड है। तो इसको तो वो मान्यता दे रहे हैं उच्च का होने को। तो यानी ये शुक्र कितना पावरफुल हो गया और लगन पे बैठ गया। और आपको मालूम है सूर्य के बाद में शुक्र सबसे ज्यादा गर्म ग्रह है, लग्जूरियस ग्रह है। प्यूतिन साहब के अमेरिका के अंदर में यॉट होते हैं थे, इनका वहां बहुत पैसा इन्वेस्टेड था। उसमें जो है ओलिगार्च बोलते हैं, ओलिगार्क, वो केजीबी के टाइम से वो लोग जो कि बहुत अमीर हो गए और उन्होंने अपने पैसे को विदेशों में खर्च किया, इन्वेस्ट किया, और रशियन इकोनॉमी को जब भी जरूरत पड़ी तो लोन दिया। वो ओलिगार्क सारे जितने हैं वो सारे के सारे पुतिन के ही अपने आदमी हैं, यानी कि ये आदमी जो है बहुत अरबपति आदमी है। तो आप ये देख रहे हैं इस शुक्र के योगदाचार हो जाने की वजह से ये शुक्र सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। तो हमें ये देखना है कि विंशोत्तरी दशा में ये कब आया है। इसी को आप कहते हैं कॉम्पोजिट टेक्निक्स। ये इस समय जो इनको दशा चल रही है वो शनि की महादशा है, और शनि में इनका शुक्र तो 26 में आ रहा है, बुध में शुक्र, शनि में शुक्र इनका इसके पहले आया है, 2010 में आया है। तो शनि खुद भी योग कारक चल रहा है इनका, शनि खुद भी योगाकारी है, शनि इनका भ्रातृकारक है, शनि की महादशा चल रही है। भ्रातृकारक जो है वो 3rd हाउस के कॉरस्पॉन्डिंग रिजल्ट देता है, 3रे हाउस से वो जो है एग्रेशन में आ गए हैं। दूसरा ये द्विस्वभाव राशि में बैठा है, छठे को देख रहा है जो कि कुरुक्षेत्र का मैदान है, इसलिए वो युद्ध की तरफ प्रेरित भी कर रहा है। अब जब इस समय युद्ध पे प्रेरित किया है तो आप जानते हैं कि इन्होंने युद्ध शुरुआत कब की थी। सर गणाती कारक लगा हुआ है इनका अभी, इनका सर अभी तो मरकरी आ रहा है ना, चंद्रमा का प्रत्यंतर आ रहा है अभी। नहीं, सबसे पहले हमें देखना है 24 फरवरी को इन्होंने अटैक किया था, तो 24 फरवरी में इनको दशा क्या थी, ये कैसे आ गया, हमें वो दशा देखनी है। चर, ये देखिए 24 फरवरी की हमें दशा को देखना है, चर दशा को। तो 24 फरवरी में इनको जो दशा आई थी, एक मिनट, ये 5 मार्च लियो राशि की आ गई। नहीं, लियो से इसमें 5 फरवरी को एरीज आ गया था। सबसे पहले हमें लियो को लग्नवत करना है, तो लियो राशि की इनको दशा थी। ये आपका योगदा जो 4 प्लेनेट इनका है, योगदा 4 शुक्र, ये इनका 3rd हाउस में आ गया, ग्रेशन के हाउस में, पराक्रम के हाउस में, लगन के साथ। आप इस पे देखिए कि इनका जो दारा कारक है वो इनका 5म भाव में आया है, दृष्टि दे रहा है 2य भाव पे। सबसे पहले आप देखिए इनके आत्म कारक की स्थिति क्या है। ये इनका ज्ञाति कारक घनाति कारक 10म में आ गया। ज्ञाति कारक धनाति कारक जो है 6ठे भाव का स्वामी होता है, और ये रोजगार के भाव में, पराक्रम मतलब इसके भाव में आ गया जहां से पब्लिक परसेप्शन देखा जाता है। सर नाक की बात आ गई, नाक की बात आ गई, क्योंकि यहीं से जो है फॉल इन ग्रेस एंड राइज इन ग्रेस देखा जाता है। तो आप देखिए कितना एग्रेसिव पोस्चर हुआ है। इनका जो अमात्य कारक है वो गुरु है, और अमात्य कारक यहाँ बैठा हुआ है जो कि दृष्टि रख रहा है इस पे 5म पे, या इस पे लगन पे, 4th पे, 7म भाव पे। तो ये दृष्टि अमात्य कारक की आप देखिए, ये वॉर जो है, इनिशियल जो इनका थिंकिंग थी कि वॉर की वजह से इनको बहुत ज्यादा इनकम होगी, क्योंकि ये अपने आर्म्स एम्यूनिशंस बेच पाएंगे। इसी प्रकार से ये अपने ऑयल के प्राइसेस, इनका वहाँ खाद्यान्न सबसे ज्यादा है, इसी तरह से पेस्टिसाइड्स इनके वहाँ सबसे ज्यादा हैं, तो वो बेच पाएंगे। तो ये इन्होंने सोचा था। ये इतना लंबा वॉर चल गया तो इनके अगेंस्ट क्यों पड़ गया,
क्योंकि गणाति कारक ज्ञाति कारक इनका 10वें भाव में था। अब इनका आप देखिए कि जो मातृकारक है सूर्य है, मातृकारक आत्मकारक के साथ में बैठा है, और आप देखिए इनका पुत्र कारक है शुक्र। पुत्र कारक को इन्होंने बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दी है। पुत्र कारक का लगन पे ही बैठना एक बहुत बड़ा राजयोग भी बनता है। मैंने आप लोगों को बताया था, उसमें मैंने अपने नोट्स में दिया है कि प्रथम और पंचम भाव का जब भी संबंध बनता है, और वो संबंध अगर नवमांश में दृष्टिकांड में इनमें बनता है, तो ये महाराजा योग बन जाता है। कौन सा मैंने नाम लिखा है उसमें? महाराजा धीराज कुछ ऐसा लिखा है, क्या लिखा है सर? अब ये शांत कैसे होंगे व्लादिमीर पुतिन? है महाराजा योग ये अब बंद कब होंगे? ये लड़ाई झगड़ा कब बंद करेंगे? पुतिन पे बम गिरेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें? उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? बहुत सारे लोग मारेंगे। तांत्रिक पूजाएं जो है चल रही हैं रशिया में कि जेलेंस्की मर जाए, और जेलेंस्की ने भी तांत्रिकों को हायर कर लिया है, तो वहां पे भी तांत्रिक पूजाएं चल रही हैं। तो अब जो वॉर है वो एटॉमिक वॉर से तांत्रिक वॉर पे आ गया है। बहुत सारे लोगों को मारा है, गलत मारा ना। हाँ, इसमें देखिए पुतिन को ना एक गंदी दशा पड़ेगी एक्वेरियस राशि की। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि कौन सा बताया था, जो धर्म के तीन राशियां हैं, अग्नि तत्व की राशियां। प्रथम यानी कि एरीज की दशा जब आती है, लियो की दशा जब आती है, और धनु राशि की दशा आती है, ये दशाएं अच्छी नहीं होती। दूसरी मंगल की दूसरी राशि की दशा यानी कि वृश्चिक राशि की दशा अच्छी नहीं होती, और शनि की दोनों राशियों की दशा अच्छी नहीं होती, मकर की और कुंभ की। सिर्फ मैंने ये लिखा था कि जो वृश्चिक राशि की दशा कब ठीक होती है, जब उसका अंतरा आता है, जहां केतु जो है पोजाइटेड राशि का अंतरा आता है, उसके बाद से स्कॉर्पियो की दशा अच्छी हो जाती है। दूसरा, अगर इसमें कोई स्कॉर्पियो राशि की दशा हो और दो स्वामियों में से एक स्वामी अगर दशा में राशि के ऊपर बैठे हों, तब ये स्कॉर्पियो की दशा अच्छी होती है। दूसरा, यही नियम मैंने आपको बताया था कि कुंभ राशि की दशा हो और राहु उसमें दशा पे बैठे हों, राशि पे बैठे हों, तो ये दशा गेनफुल होती है। तो जेमिनी के जो सूत्र के जो नियम है वो बहुत आसान है, आप लोगों को नोट्स दिए जा चुके हैं। मैं अपनी बात से मुकरना नहीं चाहता, 9:30 बजे मैंने कहा था समाप्त करूंगा, तो मैं इसको समाप्त करना चाहूंगा। अगर किसी ने कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, अन्यथा हम इसे क्लोज करेंगे। और आप लोगों को जो ये 1 हफ्ते का समय मिल रहा है, इसमें और भी नोट्स आपको मिलेंगे। अभी राजयोगास पे आपको कम से कम जो है 5-6 मॉड्यूल्स और मिलेंगे। जेमिनी में चर दशाओं से तभी आप अच्छा फलित कर पाएंगे जब इसके आसान राजयोगा आपको याद हो जाएंगे। आज मुझे पूरा यकीन है कि कर्ता केवला और योगदा 1 2 3 4 ये आपको रट गए होंगे, क्योंकि मैंने इतने बार करा दिए। आप एक बार और इसे पढ़ के आप हिंदी में ट्रांसलेट करके अपने नोट्स में बना लेंगे तो आप समझ जाएंगे। पाराशरी ज्योतिष में, वैदिक ज्योतिष में जिस प्रकार से आप योगाकारक ग्रहों को इतना रिस्पेक्ट दिया था, जेमिनी ज्योतिष में कर्ता केवला और योगदा को उतना ही रिस्पेक्ट मिलता है। गुरुजी बिफोर वी एंड, ये जो योगदाचार है सुपरलेटिव, does it have a role to play in Putin's behavior in last few weeks or months? Absolutely. असल में क्या होता है, जो योगदाचार होता है वो इतना सुपरलेटिव हो जाता है कि आदमी ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। दूसरा क्या है कि मैंने आपको बताया कि वो जो है धनाढ्य होने के लिए वो उसका बिजनेस माइंड वर्क करता है। पुतिन हैज लॉन्च्ड दिस वॉर, वो उसका एक बिजनेस माइंड भी उसमें वर्क कर रहा था। अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि वो अपनी टेरिटरीज में नेटो की प्रेजेंस, अपनी बॉर्डर एरिया पे नेटो की प्रेजेंस नहीं चाहता था, वो तो फैक्ट है, वो भी एक कारण है। लेकिन इसके अलावा इस युद्ध को इतना खींचने का जो रीजन था वो यही था कि मॉनेटरी रीजन था, क्योंकि इसमें ऑयल का सबसे बड़ा उत्पादक देश होने की वजह से और पेस्टिसाइड सबसे ज्यादा होने की वजह से, और इसी तरीके से वहां पे खाद्यान्न सबसे ज्यादा होता है, गेहूं वगैरह दूसरा, तो उसकी वजह से अब उसके सबके प्राइसेस वो ऊपर करेगा। आज अगर आप देख रहे हैं कि यूरोपियन देश जो गैस और तेल अभी भी इतने सैंक्शंस के बावजूद पुतिन से ले रहे हैं, तो अब पुतिन ने कंडीशन रख दी है कि रूबल में ही पेमेंट लेगा।
क्योंकि उसे तो मानना है योगदा प्लैनेट एक्चुअली मतलब it can give more strife and it doesn't necessarily give you good things. मतलब आप ये समझिए कि योगदा प्लेनेट ना आपको अच्छा भी देता है तो साथ में ओवरडू भी कराता है। अच्छा ओवरडू का मतलब है, जैसे कहने का मतलब है कि मुझे जिस समय जो है एक गाड़ी की आवश्यकता थी तो मैंने थ्रू आउट मैंने 3 गाड़ियां रखी, तो 3 गाड़ियों का मतलब हो गया कि एक मेरी बेटी चलाती थी, एक मतलब मोर देन व्हाट वाज एक्चुअली रिक्वायर्ड, क्योंकि इंश्योरेंस का, कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस का तो पैसा जाता ही है, उसका पेट्रोल का भी, डीजल का भी, इन सब का भी पैसा जाता है। तो ये जो ओवरडू वाली जो चीजें होती हैं, लेकिन योगदा जो होते हैं ये सुपरलेटिव तो होते हैं लेकिन ये ओवरडू भी करते हैं। ओवरडू की इतनी आवश्यकता नहीं होती तो ओवरडू कराते हैं। तो ये चंद्रमा जो ज्ञाति कारक 10वें में बैठा हुआ है, ये इसके स्टेटस को तो खराब ही करेगा ना। ज्ञाति कारक तो एक तरह से स्पॉइलर ही होता है। जी हाँ, स्पॉइलर भी होता है, लेकिन ज्ञाति कारक को मैंने आपसे कहा था कि मैंने बहुत से आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की कुंडलियों में देखा कि ज्ञाति कारक की दशा में उनका सिलेक्शन हुआ। कंपटीशन, 6th लॉर्ड। हाँ, क्योंकि वो छठे हाउस से कंपटीशन को भी देखता है, राइवल्स को भी देखता है, और छठा भाव जो है युद्ध स्थल का भी है, यानी कि कुरुक्षेत्र का भाव है, इसीलिए वो उसको खींच के यहाँ लेके आया है। मतलब ही इज वन अगेंस्ट द एंटायर फ्रेटर्निटी ऑफ 30 नेटो कंट्रीज, और 30 तो छोड़िए, यूनाइटेड नेशंस के जितने 199 मेंबर्स हैं वो सारे इसके अगेंस्ट हो गए। पुतिन वर्सेस द रेस्ट, वो लॉस देगा है, पुतिन वर्सेस द रेस्ट। पुतिन का जो ज्ञाति कारक है वो लॉस देगा। सूर्य ड्राइव कर रहा है उसको। बिल्कुल आप ठीक है, 12th में प्लेस्ड है सूर्य कुंडली में। लेकिन आप हमेशा याद रखिएगा कि ज्ञाति कारक जब भी लॉस देता है तो वर्ल्ड को भी लॉस करते हुए जा सकता है। बहुत बहुत शुभ रात्रि आपको।